हेलो जी, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नए वीडियो में और नए वन शॉट में। हम लोग आपके रैपिड रिवीजन पढ़ रहे हैं और हमारे जनवरी में हम लोगों ने आपसे वादा किया था 1 जनवरी से 31 जनवरी तक आपको कंप्लीट चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक कंप्लीट रिवीजन हम लोग वन शॉट से करवाएंगे, लाइव क्लास से करवाएंगे। और हम अभी उस वादे के ऊपर खरे उतर रहे हैं। रोजाना आपके सामने वीडियो आ रहा है और उम्मीद है कि आप लोग भी उस वीडियो को बढ़िया तरीके से देख के अपने कंसेप्ट क्या कर रहे होंगे, क्लियर कर रहे होंगे। तो कल जो हमने शाम को लाइव क्लास ली थी वो आपके थर्ड वाले चैप्टर की ली थी। किसकी ली थी? थर्ड वाले चैप्टर की ली थी। और वो आपके क्वेश्चंस वगैरह बढ़िया तरीके से हो गए होंगे। और आज हम लोग आपके जो प्रश्नावली है एक्सरसाइज 3.1, 3.2 और 3.3 उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स जो हो सकते हैं वो बनाएंगे। अगर आप नॉर्मल वे में देखेंगे ना तो ज़्यादा इसमें लंबा चौड़ा ज्ञान है नहीं, क्योंकि जो संगत है, संगत वाली वो जो टेबल होते हैं वो याद कर ले, उससे ऊपर रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं MCQ में जो आप लोगों ने कवरअप कर लिए होंगे। लेकिन एक आपको ग्राफ बनाना सीखना। RBSE बोर्ड में ग्राफ नहीं आता, बाकी बोर्ड आता होगा तो हम लोग ग्राफ बनाना सीख लेते हैं। कोई 2 नंबर का आपसे ग्राफ पूछ ना ले। तो उदाहरण नंबर 1 है समीकरणों का आपको ग्राफ बनाना। ग्राफ बनाने का बहुत शानदार तरीका मैं आपको बताने वाला हूं कि एक्चुअल में ग्राफ बनेगा कैसे। ऐसा ग्राफ बनाना आपने आज तक नहीं सीखा होगा। एकदम सिंपल भाषा में, एकदम आसान भाषा में हम लोग सीखने वाले हैं। ग्राफ बनाने के बाद हम लोग 3.1 से रिलेटेड कोई सवाल हम लोग नहीं करेंगे। 3.1 में ज़्यादातर सवाल संगत है, संगत संपाति रेखा उनके हैं, उनके एग्जाम्पल्स वगैरह में आप लोग देख सकते हो। सिंपल सी बात है। फिर हम लोग 3.2 और 3.3 प्रश्नावली के अंदर पढ़ने वाले हैं। 3.2 में आपको बताओ तो प्रतिस्थापन विधि है और 3.3 के अंदर विलोपन विधि, उसको हम लोग कवरअप करने वाले हैं। तो मैं आपको ग्राफ बनाना सिखाता हूँ। ग्राफ एक्चुअल में बनेगा कैसे। एग्जाम में ग्राफ आ जाए तो ग्राफ आपको दिया जाएगा। ग्राफ के ऊपर आपको जो पेज होगा उस पेज के साथ आप लोग 2 हिस्से करेंगे। पहली बात तो आप लोगों को समीकरण लिखने हैं, जो दोनों समीकरण दे रखे। एक समीकरण है आपके पास x प्लस का 3y बराबर 6, समीकरण संख्या 1। और एक समीकरण है आपके पास 2x माइनस का 3y बराबर हो जाएगा कितना? 12। ये हो गया समीकरण संख्या 2। एक बात विशेष तौर पर ध्यान रखें, ग्राफ बनाते वक्त एक बात आपको दिमाग में रखनी है, ये जो अचर पद है वो हमेशा बराबर के उधर होना चाहिए। हो गया यहाँ पर। फिर आपको करना क्या है, इसको यहां से 2 भागों में बांट दो, है ना। 1 मिनट रुकना। इसको हम लोग यहां से कितने भागों में बांटने वाले हैं? 1 से। इधर आपको लिखना है समीकरण 1 से। इधर कौन से समीकरण से लिखना है? समीकरण 1 से। इस लाइन को और मिटाते हैं और थोड़ा पास में लिखते हैं, क्योंकि जगह में हमें ग्राफ भी अच्छी तरीके से बनाना। समीकरण 1 से लिखना है। इधर आपको लिखना है समीकरण 2 से। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको मैं चीज़ें बताने वाला हूँ, चिंता मत करना आप लोग। शानदार तरीके से हम लोग करने वाले। ग्राफ का बहुत शानदार मेथड अपने पास। और समीकरण 1 अगर हम लोग लिखेंगे तो समीकरण 1 आपको कह रहा है कि x प्लस का 3y बराबर 6। अब आपने ज़्यादातर सुना होगा किसी टीचर से, कभी x की वैल्यू 0 रखते हैं, कभी y की वैल्यू 0 रखते हैं, कभी x की वैल्यू 1 रखते हैं, कभी -1 रखते हैं, कभी 2 रखते हैं। ऐसा नहीं करना, क्योंकि आपके दिमाग में एक वजन बढ़ेगा और दिमाग में थोड़ा सा भार ये बढ़ जाएगा। आपको पता नहीं लगेगा मुझे एक्चुअल में क्या रखना चाहिए, मुझे एक्चुअल में क्या रखना चाहिए। वो थोड़ा सा उनको करने के लिए आपको मैं चीज़ें समझा रहा हूँ, किस हिसाब से आपको काम करना। आपको हमेशा फिक्स करना है कि x का मान 0 रखोगे तो y का मान आ जाएगा, और y का मान 0 रखोगे तो x का मान आ जाएगा। और ग्राफ में 2 वैल्यू की जरूरत पड़ती है ज़्यादातर, ध्यान रखना इस बात को। चलिए सर, इस समीकरण में आप लोग सबसे पहले लिखोगे x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर जैसे आप लोगों ने x की वैल्यू 0 रखी तो x की जगह 0 प्लस का 3y बराबर 6 हो जाएगा, और यहाँ 3y बचेगा बराबर 6 हो जाएगा। और यहाँ से आप लोग कहोगे साहब y की वैल्यू कितनी आई? आपके पास 2 आ गई, क्योंकि 3 का भाग चला जाएगा ना। और यहाँ से आपके पास एक बिंदु आ जाएगा, उस बिंदु को हम लोग a नाम देंगे, और वो a बिंदु हो जाएगा आपके पास 0,2। समझने का प्रयास करें साहब। 3 का भाग 6 में गया कितनी बार? 2 बार। तो आपके पास बिंदु क्यों है? क्योंकि किसी भी बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं ना वो 0,2 होते हैं। क्या होते हैं? 0,2। पहले x का मान आता है, फिर y का मान आता है। तो पहले हमेशा x का मान 0 आ गया, y का मान 2 आया। अब इसी समीकरण में आपको y का मान 0 रखना। कुछ बच्चे ये भी पूछेंगे सर y का मान तो 2 आया था ना, आपने 2 क्यों नहीं रखा? हमें उससे कोई मतलब नहीं कितना है। हम तो x बराबर 0 करके y का मान निकालेंगे और y बराबर 0 करके x का मान निकालेंगे। ये मेथड होता है, ध्यान रखना मैथमेटिक्स के अंदर।
चलिए साहब इस मेथड के ऊपर फॉलो करते हैं, फोकस करते हैं। और यहाँ पर x की जगह x हो जाएगा प्लस 3 की जगह 3, और यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ गई 0, बराबर कितना हो जाएगा 6। तो ये बचेगा x प्लस 0 बराबर 6। तो फाइनल जो x बनेगा वो कितना बन जाएगा 6 आपके पास बन जाएगा। और फाइनल x आपके पास बनने के बाद आप लोग कहोगे इसको हम b बिंदु नाम देंगे, और ये b बिंदु हो जाएगा 6,0। एक समीकरण से हमेशा एक रेखा बनती है, और एक रेखा बनाने के लिए दो बिंदु होने चाहिए, एक अंतिम बिंदु होना चाहिए, एक प्रारंभिक बिंदु। क्योंकि जब तक दो बिंदु नहीं आएंगे उनको आप आपस में मिलाओगे कैसे? दो बिंदु नहीं आएंगे तब तक मिला नहीं सकते। तो क्या आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 को ऐसे सॉल्यूशंस करना है? सेम पैटर्न, मैं आपको कोई कंफ्यूजन नहीं कर रहा हूँ फालतू में कि आप ये रखो आप ये रखो, आप तो फिक्स काम रखेंगे। आप जब भी समीकरण 1 लेंगे उसमें अगर आपने x का मान 0 रखा तो वो x को कैंसिल करके y का मान आ जाएगा, और y का मान 0 रखने पर x का मान आ जाएगा। दो बिंदु आपके सामने आ गए। सेम टू सेम समीकरण संख्या 2 में भी हम लोग कुछ ऐसा करने वाले। तो आपका समीकरण 2 क्या है सर? समीकरण 2 है आपके पास 2x माइनस का 3y बराबर हो जाएगा 12। बराबर क्या हो गया? 12 हो गया। सेम काम हम लोग यहां पर करने वाले हैं। पहला काम x बराबर 0 रखने पर, x बराबर क्या रखने पर? 0 रखने पर। 0 हम लोग रखेंगे तो ये बन जाएगा 2 गुणा x की जगह 0 माइनस का 3y बराबर 12। आप सोचिए इसको जब 0 से गुणा करेंगे 0 बन जाएगा, माइनस का 3y बच जाएगा बराबर 12, और ये माइनस का 3y यहाँ से बचेगा तो बराबर में 12 आ जाएगा। तो y का मान आ जाएगा 12 बटा माइनस 3, तो y का मान आ जाएगा आपके पास माइनस का 4। ये माइनस रहेगा, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास b के बाद एक c बिंदु आएगा, उसके निर्देशांक हो जाएंगे 0, -4। c के निर्देशांक क्या आ जाएंगे? 0, -4, क्योंकि x का मान 0 है और y का मान कितना है? ये आपके पास। अब इसी समीकरण में आपको y बराबर क्या रखना है? 0 रखना। तो आप लिखेंगे y बराबर 0 रखने पर, जब आप लोग y का मान 0 रखेंगे तो 2x की जगह तो 2x हो जाएगा, -3 गुणा y की जगह 0 बराबर कितना हो जाएगा? 12। तो ये बनेगा आपके पास 2x माइनस का 0 बराबर 12। तो यहाँ से हम लोग x बराबर कह सकते हैं 12 बटा 2 ही तो आएगा, क्योंकि 0 का वैसे मतलब नहीं। तो x का मान एक्चुअल में कितना आएगा आपके पास? 6 आएगा सर। x का मान कितना आ गया आपके पास? 6 आ गया। और ये हम लोग d बिंदु देंगे 6,0। उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को जो बातें मैंने आपके सामने रखी है ग्राफ से रिलेटेड वो आपके दिमाग में छप गई होगी। मैं वापस रिपीट कर दूं, आपको तो इनको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना और इजी वे में ग्राफ आपके पास आ जाएगा। मेन मुद्दा ये है कि आपके पास दो समीकरण ऐसे आएंगे जिनमें हमेशा अगर अचर इधर है तो अचर को इधर लाओ। अचर हमेशा बराबर होने चाहिए, x और y इधर होने चाहिए। दो समीकरण होंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 इधर लिखेंगे, समीकरण 2 दो पेज में हिस्से कर दिए। मैंने थोड़ी पास चीजें लिखा, आप दूर दूर लिख सकते हो। जो समीकरण आपके पास आया उस समीकरण में सबसे पहले x का मान 0 रखना। अब जैसे x का मान 0 रखेंगे आपको y का मान मिलेगा, और y का मान जैसे आप लोग 0 रखेंगे आपको x का मान मिलेगा। हमेशा उल्टा चलता है, प्रक्रिया हमेशा उल्टी चलती है, इस बात को ध्यान रखना। आपने जैसे ही x बराबर 0 रखा तो x की जगह 0, प्लस की जगह प्लस, 3y को आपने छेड़ा नहीं, बराबर में कितना हो गया? 6 हो गया। 0 हो गया, 3y बराबर 6, तो 3 का भाग यहाँ पर 6 में गया कितनी बार? 2 बार। तो x का मान 0 रखा और y का मान 2 आया। तो एक जो बिंदु लिखा जाता है ना, किसी बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो होते हैं x, y। पहले x आता है फिर क्या आता है? y आता है। तो x का मान 0 और y का मान 2। तो इस एक समीकरण से एक मान रखने पर एक बिंदु आ गया 0,2, क्योंकि एक समीकरण से एक रेखा बनाने के लिए आपको दो बिंदुओं की जरूरत पड़ेगी। अब आपने इसी समीकरण में y बराबर 0 रखने पर, तो x की जगह x, प्लस की जगह प्लस, 3 की जगह 3 और y की जगह आपने 0 रखा बराबर 6। 3 को जब 0 से गुणा करोगे 0, x में 0 जोड़ोगे तो x आएगा बराबर 6। तो यहाँ पर आपने y का मान 0 रखा तो x का मान 6 आया, तो बिंदु B आ गया। तो 6,0, क्योंकि पहले x का मान फिर y का मान, x का मान 6 और y का मान 0। इस समीकरण से ये दो बिंदु आपके पास आए, और इन दोनों बिंदुओं को अगर हम लोग ग्राफ के ऊपर रखेंगे, इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो इस रेखा का समीकरण आ जाएगा। एक रेखा यहाँ पर बनेगी। फिर हम लोगों ने दूसरा समीकरण लिया 2x - 3y बराबर 12। तो x बराबर 0 रखने पर, x का मान क्या रखने पर? 0 रखने पर, तो ये हो गया 2 गुणा x का मान 0 माइनस का 3y बराबर 0 से गुणा किया 0
माइनस का 3y। अब ये माइनस का 3y बचेगा, ध्यान रखना। अगर आगे नंबर के माइनस लगा तो उस माइनस को साथ मिलाना। ज़्यादातर बच्चे माइनस को भूल जाते हैं और गड़बड़ कर देते हैं। तो माइनस का 3y बराबर 12, तो y बराबर 12 बट्टा -3। क्यों, गुणा बड़ा कहाँ जाता है, भाग में। -3 का भाग इसमें गया -4। तो C बिंदु आया x का मान 0 और y का मान -4। y बराबर 0 रखने पर तो 2x माइनस का 3 गुणा 0 बराबर 12। 2x माइनस का 0 बराबर 12। तो यहाँ पर ये 0 तो वैसे भी खत्म हो गया आपके, तो x बराबर गुणा वाला भाग में गया और x का मान 6 आ गया। ये आपके पास बिंदु आ गए। और बिंदु आने के बाद केवल और केवल ग्राफ में आपको केवल और केवल ये हमारे पास जो जादुई यंत्र है उसकी मदद से आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना। और इसकी मदद से हम लोग ग्राफ बना लेंगे, कोई समस्या है नहीं। बनाते हैं सब, थोड़ा ध्यान देना इधर, बढ़िया तरीके से एक एक चीज़ को देखो, एक एक चीज़ समझते हैं और ग्राफ आपको बनाना है। पूरी ग्राफ की जितनी डिटेल हो सकती है मैं आपको साथ के साथ पूरी बता दूं। ग्राफ में जितने मान की जरूरत होती है उस मान के हिसाब से आपको बनाना होता है। एक्स का मान माइनस में है नहीं तो हमने एक्स थोड़ा छोटा ही बनाया। ये हमारे पास आ गया। अभी इन बिंदुओं को सबको मिलाना है, करना वो हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। इनका प्रतिच्छेद बिंदु कहलाता है मूल बिंदु, जहां पर शुरुआत होती है इनकी सबसे पहले 0 से। और ये आपका जो होता है वो होता है एक्स अक्ष। ये क्या कहलाता है, एक्स अक्ष कहलाता है। और ये जो आपका कहलाता है वो कहलाता है आपका वाई एक्स। क्या कहलाता है, वाई एक्स कहलाता है। और ये कहलाता है आपका एक्स डैश अक्ष। और ये कहलाएगा आपका वाई डैश अक्ष। अब हमें मान रखने इसके ऊपर, इधर एक्स धनात्मक होता है तो 1 2 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6, क्योंकि एक्स की वैल्यू हाईएस्ट 6 आ रही है, 6 आ रही है ऐसे। और इधर हो जाएगा वाई का मान 1 2 3 4, ठीक है। इधर एक -1 -2, इधर -1 -2 -3 और -4। ये हम लोगों ने क्या कर दिया, रख दिया। अब चारों बिंदुओं को आपको रिप्रेजेंट करना है। वो बिंदु रखने के बाद आपके उत्तर भी आ जाएगा। कैसे सर, मैं आपको बताता हूँ कैसे। पहले आपको लोगों को इन बिंदुओं को रखना है। बिंदु कह रहा है कि x का मान 0 होना चाहिए, y का मान 2। ये जो लाइन है ना, ये इस पे x का मान 0 होता है, इस लाइन पे y का मान 0 होता है। 0,2 का मतलब x का मान 0, y का मान 2, तो y का मान 2 ये रहा, देखो इस जगह पर। और ये आपका a बिंदु हो जाएगा जिसके निर्देशांक हो जाएंगे 0,2, ठीक है जी। फिर अगला है 6,0, x का मान 6, y का मान 0, तो x का मान 6 ये रहा, देखो ये आपके पास, ये आपका b बिंदु हो जाएगा 6,0। पहले आपको इन बिंदुओं को दोनों को मिलाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला दो, क्योंकि दोनों बिंदुओं से मिलाने से एक रेखा आपके पास बन जाएगी। तो इन दोनों बिंदुओं को बढ़िया तरीके से मिला देते हैं, क्योंकि एक रेखा हमें यहां से प्राप्त हो जाएगी आपके। ये लो सर, यहां से आपके पास एक रेखा प्राप्त हो जाएगी। अभी इस रेखा का समीकरण जो है वो पहला बाद में लिख देंगे। तो अब मुझे दूसरा बिंदु भी रखना है, बिल्कुल रखना है सर। दूसरा क्या है, 0, -6, x का मान 0, y का मान -4, तो ये रहा इधर, ये C बिंदु है 0, -4। फिर है 6,0, तो 6,0 तो यही हो गया ना वापिस। तो यहां पर ये D बिंदु वापिस हो गया 6,0, क्योंकि दोनों बिंदु एक ही जगह आपके, कोई समस्या नहीं। आ सकते हैं ऐसा सवाल, और एग्जाम में ज़्यादातर इस पैटर्न के सवाल आते हैं जहाँ से रेखाएं एक ही बिंदु से गुजरती, वो आप चिंता मत करना, ठीक है।
तो हम लोग यहाँ से इसको गुजारेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से गुजर जाएगी, ठीक है। और यहाँ हम लोग इसको यहाँ पर दे देंगे और ये यहाँ पर गुजर गए, ठीक है। अभी और बातें खूब सारी लिखने के लिए वो हमें लिखनी, बाकी ग्राफ बन गया, क्योंकि ग्राफ का एक प्रतिच्छेद बिंदु भी आता है ना, वो आपके पास प्रतिच्छेद बिंदु आ गया साहब। इस बार ये रहा, देखो दोनों रेखाएं इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, वो बिंदु है 6,0। कौन सा बिंदु है? 6,0। तो ये समीकरण है आपके पास x प्लस का 3y बराबर 6 हो गया। और दूसरे समीकरण से ये बना आपके पास, तो 2x माइनस का 3y बराबर कितना हो जाएगा? 12। 2x माइनस का 3y बराबर कितना हो जाएगा? 12, ठीक है। कुछ यहाँ पर आपको पैमाना वगैरह लिखना होता है तो मैं आपके यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। आपको ग्राफ के कोने में लिखना है तो ये ग्राफ का कोना आप मान सकते हो, ठीक है। पैमाने में क्या हो जाएगा? x अक्ष हो जाएगा एक, तो एक हो जाएगा आपके पास y अक्ष। एक खाना बराबर 1 सेंटीमीटर, और यहां पर भी हो जाएगा एक खाना बराबर 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया। यहां पर आप प्रतिच्छेद बिंदु भी लिख सकते हो ग्राफ के अंदर ही। प्रतिच्छेद बिंदु 6,0। प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाएगा? 6,0, क्योंकि दोनों रेखाओं का। ये लो साहब, इससे शानदार मेथड कोई नहीं बता सकता आपको। इतना इजी वे में आपको बता दिया है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है 6,0 पर। सारी बातें आप लिख सकते हो। ग्राफ एक बड़ा आएगा तो आप एकदम खुला खुला सारी चीज़ें लिख सकते हो। वैल्यू भी आपको इक्वल मिलेगी और ये भी आप लोग बढ़िया तरीके से इसको कर सकते हो। उम्मीद है आपको ग्राफ बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। शानदार तरीके से मैंने आपको चीज़ें बताई, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको ग्राफ बताया, क्योंकि आरबीएसई बोर्ड में तो ग्राफ आएगा भी नहीं एग्जाम में, ध्यान रखना, क्योंकि ये तो 4 नंबर में ग्राफ बनता था। आरबीएसई बोर्ड में हाईएस्ट 2 नंबर का सवाल आता है इस चैप्टर में से। कितने नंबर का आता है? 2 नंबर का। तो कोई दूसरे वाले बोर्ड से हैं तो वो आप देख सकते हो। बाकी आरबीएसई वाला ग्राफ बनाना तो सीख लो, क्या पता कोई एक लाइन का ग्राफ बनाना पूछ ले, बोल दे x + 3y = 6 का ग्राफ बनाइए। एग्जामिन रहे भाई साहब, आपसे 2 कदम आगे चलेगा। एक समीकरण दे दिया और उसका ग्राफ पूछ लिया तो एक रेखा बनेगी? भरोसा मत करना उसका बिल्कुल भी। नंबर काटने के लिए उतावला बैठा हो। ले लिया कि स्क्रीनशॉट वगैरह? ये 3.1 पूरी प्रश्नावली में एक ही सवाल है। आप चाहे सवाल कर लो चाहे उदाहरण कर लो, एक सवाल आपको ये करना है। क्योंकि संगत असंगत हो गया, प्रतिच्छेदी रेखाएं, समांतर रेखाएं, संपाती रेखाएं या अद्वितीय हल, कोई हल नहीं, अनंत हल के जितने भी सवाल बनते हैं वो बनते हैं आपके किसमें? विविध। वो जो आपके एबीसीडी वगैरह आते हैं उनका वीडियो वगैरह आप लोगों ने देख लिया होगा, कोई समस्या है नहीं वैसे भी। और इसमें से आपको 3.1 में से ये सवाल आपको ध्यान रखना है। बाकी किसी भी सवाल को करने की जरूरत है नहीं, आप इसको कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। 3.1 में आप कुछ भी नहीं करें, ओनली फॉर इसको कर ले। संगत असंगत के जितने सवाल हैं वो मैं आपको उसमें लाइव क्लास में करवा चुका हूँ। बोलो साहब, कोई समस्या है क्या किसी भी प्रकार की? ग्राफ बनाना आपको आना चाहिए। अब तो ज़्यादा है भी नहीं, 3.2 के अंदर अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं और 3.3 के अंदर आपके प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि हमें सीखना। बढ़िया तरीके से अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, शानदार तरीके वाले, और उनको करने के बाद ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा लेक्चर है नहीं, 7-8 क्वेश्चन आप मान सकते हो अच्छे अच्छे, वो मैं आपको करवा दूँ। बाकी आप लोग ये कर लो पहले, सब इसको करना जरूरी है पहले। अगर आपको आप बढ़िया तरीके से करेंगे तो कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। उम्मीद है 3.1 जो आपके प्रश्नावली उसके अंदर ग्राफ बनाना आपको पूछा गया, तो आप ग्राफ बनाना बढ़िया तरीके से सीख के होंगे। बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में हम लोग करते हैं आपकी जो प्रश्नावली 3.2 है उसमें प्रतिस्थापन विधि कैसे काम करती है, क्योंकि बच्चों के डाउट रहता है प्रतिस्थापन कब लगाएं, विलोपन कब लगाएं, कैसी होती है विधि, तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे अगली स्लाइड में। अब देखो साहब, आपके जो प्रश्नावली 3.2 है उस प्रश्नावली 3.2 के अंदर जो उदाहरण नंबर 4 है, 3.1 में आपको ग्राफ के अलावा कुछ भी नहीं करना है। संगत असंगत जो सारणी होती है वो मैंने आपको अच्छी तरीके से लैंग्वेज में समझाई थी और उसके एमसीक्यू मैं आपको करवा चुका हूँ। यहाँ से आपको सवाल पता लग जाए कैसा करना है कैसा नहीं। उसके एक नंबर के सवाल आते हैं, 2 नंबर का सवाल नहीं आता। 2 नंबर के जो सवाल के ज़्यादा चांसेज है वो है अब मैं आपको जो करवाने वाला हूँ, आगे जो काम होने वाला,
जैसे राजस्थान बोर्ड में विशेष तौर पर प्रतिस्थापन और विलोपन विधि आती, अगर किसी और बोर्ड में वो ग्राफ आता तो ग्राफ आप लोग सीख सकते हो। मैंने आपको बता दिया ग्राफ का पैटर्न, बेसिक पैटर्न फॉलो करना है। प्रतिस्थापन का भी आपको एक बेसिक पैटर्न फॉलो करना है और विलोपन का भी। पहले हम लोग प्रतिस्थापन के क्वेश्चंस करते हैं, 3.2 है उसमें अभी हम लोग सवाल भी करेंगे। अभी क्या होता है इसमें 2 प्रकार के सवाल हैं, प्रतिस्थापन और विलोपन में 2 प्रकार के। एक तो आपको खाना बना हुआ मिलेगा सीधा सीधा, इसको खाना है। एक आपको खाना खुद को बनाना, फिर आपको बनाकर खाना है, इस बात को ध्यान रखना। उसका मतलब क्या, आपको एक थ्योरी दे रखी होगी, एक आपको लैंग्वेज दे रखी होगी, वर्ड प्रॉब्लम आपको दे रखी होगी। इस वर्ड प्रॉब्लम को आपको पढ़ना है, उस पढ़ने के बाद उसको एक समीकरण बनाना है इस प्रकार के 2 चर x और y में, फिर आपको विलोपन प्रतिस्थापन विधि लगानी। पहली बात तो आपको इसको प्रतिस्थापन विधि से करना है तो सिंपल वे में आप लोग थोड़ा समझ लें। पहली बात तो आपके पास 2 समीकरण है, 7x माइनस का 15y बराबर 2। मैं आपको 2 बार बोल चुका हूँ आगे भी, बराबर में हमेशा अचर बराबर में होना चाहिए। और ये बन जाएगा x प्लस 2y बराबर 3, समीकरण संख्या 2। विशेष तौर पर ध्यान रखें साहब, मैं जो आपको बातें बताने वाला हूँ इनके ऊपर गौर करिएगा आप लोग। विशेष तौर पर यह है, प्रतिस्थापन का मतलब होता है किसी एक चर की जगह दूसरे चर को प्रतिस्थापित करना। किसी एक चर की जगह दूसरे चर को क्या करना, प्रतिस्थापित करना। अब x की जगह आप y प्रतिस्थापित करो या y की जगह x प्रतिस्थापित करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर के ऊपर रत्ती भर का फर्क कभी नहीं आएगा। लेकिन कहने का मुद्दा यह है कि आप लोग वहां से वैल्यू निकालना ज़्यादा पसंद करोगे, उस वैल्यू का प्रतिस्थापन करोगे जिससे वैल्यू इजी वे में निकल सके। जैसे मैं आपको थोड़ा सा पहले समीकरण से देखूं, किसी बच्चे के मन में आया कि सर यहाँ से आप लोग x का मान निकालो, तो यहाँ से x का मान निकालने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इस माइनस के 15y को इधर भेजना पड़ेगा। तो माइनस का 15y इधर आएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का 15y। तो ये बनेगा क्या, 2 + 15y। और फिर x, केवल x निकालने, उसका गुणा भाग में जाएगा तो एक बट्टा में भाग आएगा। यहाँ पर आपको वज्र गुणक वगैरह करके एलसीएम वगैरह लेके आंसर तो आ जाएंगे। लेकिन अगर किसी के दिमाग में आ गया y निकालो, तो y में वही प्रॉब्लम है। लेकिन जब समीकरण संख्या 2 को देखोगे ना, यहाँ से इजी वे में x का मान निकल रहा है। अगर आप लोग समीकरण 2 को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो समीकरण 2 से हम लोग अगर थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाएं तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 3 माइनस का 2y। इसको हम लोग देंगे समीकरण संख्या 3। भाई कैसे, क्योंकि ये जो प्लस का था ना, जब उधर गया, ये जब प्लस का था उधर गया माइनस का, और ये जो x का मान आया वो आपको इस समीकरण में रखना। कौन से समीकरण में, 1। इस बात को ध्यान रखना, जिस समीकरण से आप मान निकालोगे उस समीकरण में कभी नहीं करना, उसके उल्टे में रखना। सपोज समीकरण 1 से मान निकाल लेते वो समीकरण 2 में रखते, समीकरण 2 से निकालते वो समीकरण 1 में रखना, समीकरण 3 वाला मान। x का मान इजी वे में आ गया। मैं आपको वापिस कह रहा हूँ, वो मान आपको निकालना जिससे वैल्यू इजी हो। आप यहाँ से y निकालते तो भी बट्टा में जाना होता है, वज्र गुणा करना होता, एलसीएम लेना होता। अब आप लोग क्या करेंगे, आप लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से x बराबर 3 माइनस 2y समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, चलिए सर रख देते हैं। समीकरण 1 रख दो पहले तो, 7x माइनस का 15y बराबर हो जाएगा 2। अब देखो 7 की जगह 7, इस x की जगह ये आ जाएगा, x की जगह 3 माइनस का 2y, फिर माइनस का 15y बराबर हो जाएगा 2। देखो 7 की जगह 7, इस x की जगह 3 माइनस 2y माइनस का 15। ये 7 इससे भी गुणा होगा, ये 7 इससे भी गुणा होगा। 7 को 3 से गुणा करोगे तो साहब कितना बनेगा, 21। फिर 3 माइनस का, 7 को 2 से गुणा करोगे तो ये बन जाएगा 14y माइनस का 15y बराबर में कितना बन गया, 2। ध्यान दो, माइनस का 14y और माइनस का 15y, माइनस का 29y बन गया बराबर में 2। ये प्लस का 21 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का 21, माइनस का 29y बराबर, ये माइनस का 19 बचेगा कि नहीं बचेगा, तो y का मान यहाँ से आ जाएगा माइनस का 19 बटा गुणा वाला माइनस का 29 कहाँ जाएगा, सब भाग में जाएगा। और जैसे ही आपके पास भाग में जाएगा तो जो y एक्चुअल में बन के आएगा वो आएगा 19/29, क्योंकि माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और y का मान आपके पास आ जाएगा 19/29। क्या मेरे लाल और लालियों को y निकालना आ गया क्या? कुछ इस प्रकार से आपको काम करना है। प्रतिस्थापन विधि आप रट नहीं सकते, आप ओनली फॉर समझ सकते हैं। आपको एक दिमाग में फ्रेम सेट करनी पड़ेगी, आप किस चर x का मान निकालना चाहते हो। या तो आप चर x का मान निकालो, चाहे आप चर y का मान निकालो, किसी के निकालो, कभी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कभी नहीं होगा कि आपने अगर किसी ने x का मान निकाला और किसी ने y का निकाल दिया, किसी ने समीकरण 1 से निकाला और किसी ने समीकरण 2 से निकाल दिया, तो उत्तर में फर्क आ जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। y तो एग्जैक्ट इसके अंदर जो है ना वो 19/29 है। कितना है? 19/29। अब ये जो y का मान आपके पास 19/29 है, चाहे उसको समीकरण 1 में रखो तो x का मान आ जाएगा, समीकरण 2 में रखोगे तो भी x का मान आ जाएगा, समीकरण 3 में रखोगे तो भी x का मान आ जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि कहाँ रखना चाहिए इसको, समीकरण संख्या 3 में। क्यों? क्योंकि यहाँ से मान इजी वे में आ रहा है। तो आप लिखोगे y बराबर 19/29 समीकरण 3 में रखने पर। कहाँ रखने पर साहब? समीकरण 3 में रखने पर। और समीकरण जो 3 है वो है आपके पास x बराबर 3 माइनस का 2y। तो x की जगह x, 3 की जगह 3, माइनस का 2 गुणा y का मान ये रहा 19/29। 19/29। तो x बराबर 3 माइनस 19 को 2 से गुणा करोगे 38, 38/29। इसके बटा में 1 है, तो x का मान कितना आ जाएगा? 29। 1 का भाग 29, 29 बार 29 को 3 से गुणा करोगे तो 57, माइनस का 38। तो x बराबर 19/29। x का मान कितना आ गया? 19/29। मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक चर का मान निकालना मुश्किल होता है। एक चर आती, दूसरे चर को केवल और केवल आपको रखना होता है। चाहे आप विलोपन विधि करेंगे तो भी रखना होगा, प्रतिस्थापन करेंगे तो भी किसी न किसी समीकरण में रख के आपको मदद मांगनी पड़ेगी कि आप इस हिसाब से इसको कैसे निकालेंगे। क्या क्लियर हुई क्या बातें? बोलो सब। ये आपके पास प्रतिस्थापन विधि है साहब, आपको ध्यान रखना है। आप किस चर का मान निकालेंगे वो डिसाइड करने वाले आप हो, ध्यान रखना। किस चर x का मान निकालना है या चर y का मान निकालना, समीकरण 1 से निकालना है, समीकरण 2 से निकालना है, वो डिसाइड करने वाले आप लोग हो। आपको अपने दिमाग में हल्का सा जोर लगा के सोचना कि मुझे किस चर से मान निकालूं जिससे कैलकुलेशन सिंपल हो जाए। और मैथमेटिक्स कहती है जितनी कैलकुलेशन सिंपल्स उतना ही क्वेश्चन सिंपल, उतने ही कंसेप्ट सिंपल, उतना ही आपके लिए सिंपल हो जाएगी बातें। ये बात हमेशा ध्यान रखें। क्या मेरे लाल और लालियों को जो प्रतिस्थापन विधि बढ़िया तरीके से समझ में आई करनी है? अभी प्रतिस्थापन के और भी कंसेप्ट आएंगे, लेकिन वो वर्ड प्रॉब्लम के आएंगे। एक भाषा दे रखी होगी, मान लीजिए 2 अंकों की संख्या है, ये है वो है, फिर उनको जोड़ना और घटाना हम लोग पक्षानंदन करेंगे, उत्तर तो वहां से भी निकालेंगे। लेकिन ये थोड़ी सी एक फ्रेम सेट होनी जरूरी है आपके दिमाग में कि एक्चुअल में प्रतिस्थापन विधि काम कैसे करती। एक चर का मान आने के बाद तो दूसरे चर के लिए तो आपके पास 3-3 लोग मौजूद रहेंगे। कितने लोग मौजूद रहेंगे? आपके पास 3-3 लोग मौजूद रहेंगे, और आप किसी से भी कर सकते हो, कोई समस्या नहीं। ये वादा है मेरा आप लोगों से कि आपको इजी वे में चीजें समझ में आ गई होगी। क्या समझ में आया कि नहीं आया आपको? ले लो पहले स्क्रीनशॉट वगैरह लो, फिर हम लोग एक बार वापस बात करते हैं इसकी। बोलो सर, क्या क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हमने ये सोचा कि यहां से अगर हम लोग x का मान निकालेंगे तो भी गुणा भाग डिफिकल्ट हो रहा है, y का निकालेंगे तो भी डिफिकल्ट हो रहा है, यहां से y निकालेंगे तो भी बटा में कुछ आ रहा है। लेकिन यहां से जब हमने x का मान निकाला तो x का मान इजी वे में आ गया 3 - 2y। और ये 3 - 2y जब हमने यहां रखा, कैलकुलेशन की, तो y कटते कटते जोड़ते गढ़ते कैसे भी करके गुणा भाग होते वहां पर ही आ गए। ये y का मान उठाकर आप चाहे समीकरण 1 में रखो, चाहे समीकरण 2 में रखो, चाहे समीकरण 3 में, 1, 2, 3 किसी में रखोगे कोई समस्या नहीं है। आप लोगों ने समीकरण 3 में रखना उचित समझा, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ रखते तो भी आपको पक्षानंतरण करना पड़ता, फिर काम करना होता। यहाँ रखते तो भी पक्षानंतरण करना होगा, तब फिर करते। आप खुद सोचिए ना, आप किसके अंदर रखना चाहिए कैलकुलेशन जिससे सिंपल हो जाए। मेरे हिसाब से प्रतिस्थापन विधि में जितनी बातें मैंने आपको सिंपल में बताई है उससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको बार बार थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, तब जाकर ये चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जाएगी और इजी वे में आप लोग काम कर लोगे, वादा है मेरा ये लो। बोलो सर, कोई समस्या किसी प्रकार की हो तो बताओ कि सर ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई, वरना हम लोग बढ़ते हैं आगे।
ले लो साहब स्क्रीनशॉट वगैरह। अभी हम लोग खूब सारे अभी करने वाले हैं काम। मैं देख लेता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन है, कौन कौन से नहीं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग सेलेक्ट करने वाले हैं और उनको हम लोग करने वाले। क्या बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, बोलो। अब हमें जो आपके सवाल करने हैं 3.2 के अंदर, किसके अंदर, जो 3.2 प्रश्नावली है उसके अंदर जो सवाल करने हैं वो अभी भी हम लोग 3 सवाल और करेंगे। अभी 3 क्या 4 करेंगे टोटल। कितने करने वाले, 4 सवाल हम लोग करने वाले हैं। एक तो दूसरा हम लोग करेंगे और एक तीसरे के हम लोग पहला दूसरा और छठा करेंगे। सॉरी 3 सवाल है 3.2 के अंदर। 3.2 के अंदर 3 सवाल हमें अभी और करने हैं, उन लोगों हम लोग करते हैं। फिर 3.2 में ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा काम है नहीं, हम लोग इजी वे में काम कर लेंगे। जल्दी हमारे ये चैप्टर हो जाएगा, चिंता मत करो। ठीक है, तो उम्मीद है जो आपके 3.2 है उदाहरण नंबर 4, जिसके अंदर हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि के बारे में सीखा है कि प्रतिस्थापन विधि कैसे काम करती है, कैसे चर का मान लिखते हैं। वैसे आपको कुछ और क्वेश्चन और बताता हूँ अगली स्लाइड में हम लोग करेंगे। जो आपकी प्रश्नावली नंबर 3.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। अब देखो जो आपके प्रश्नावली 3.2 है उसका हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 अक्सर एग्जाम में आ जाता है। सवाल ने बोला है कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए। अब यहाँ पर हल करने तक अगर आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है, इसने प्रतिस्थापन कोई विलोपन की बात नहीं। हम तो 3.2 पढ़ रहे हैं, हमारे दिमाग प्रतिस्थापन दौड़ता है। और एग्जाम जब सवाल आए, जब विधि का नाम नहीं दे रहेगा तो आप लोग स्वतंत्र हो, आप किसी से करो, कोई समस्या नहीं। और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + ये। अब थोड़ा सा इसके ऊपर गौर करना सा, मैं इसको बॉक्स में बंद करना चाहूँगा एक बार। सबसे लास्ट में इसको हम लोग काम करने वाले हैं। और आप ये सोचिए, ये जो बॉक्स के अंदर समीकरण बंद है आपके, इसमें अगर आप लोग बात ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर 3 चर है। कितने चर हैं? 3। 1 चर, 2 चर और 3 चर। और मुझे ये चर निकालना, मुझे इस चर को क्या करना है, ज्ञात करना है। मुझे इस वाले चर को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अगर मुझे m चर को ज्ञात करना है तो मुझे x चर चाहिए और y चर चाहिए। अगर मुझे m का मान निकालना है तो मुझे x चर चाहिए और y चर चाहिए। और x और y चर अगर चाहिए तो समीकरण से हम लोग निकाल सकते हैं प्रतिस्थापन विलोपन विधि से। तो इससे हम लोग काम करने वाले हैं। तो यहाँ से आपके पास एक समीकरण है 2x, फिर हो जाएगा प्लस का 3y और बराबर में हो जाएगा कितना, 11। इसको हम लोग देंगे आपके समीकरण संख्या 1। फिर अगर हम लोग बात करें दूसरे समीकरण की तो 2x - का 4y बराबर हो जाएगा -24। समीकरण संख्या कितना हो जाएगा, 2। पहले हम लोग इस चर से, इस दोनों समीकरणों से x और y का मान निकालेंगे, फिर आगे की प्रक्रिया हम लोग करने वाले। थोड़ा ध्यान ये देना, अभी हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि क्या सीखी थी कि आपको किसी एक चर का मान आपको निकालना, आपकी जो इच्छा है। आप समीकरण 1 से x और y में से किसी एक का मान निकाल सकते हो। आप समीकरण 2 से x और y का मान किसी से भी निकाल सकते हो, कोई समस्या किसी को होती भी नहीं, ध्यान रखना। आप चाहो जिससे निकाल लो, आपकी इच्छा है, कोई मना करने वाला ही नहीं। आप चाहो तो इस बार समीकरण 1 से मान निकाल दो। किसका निकालोगे, आपकी इच्छा, x के निकाल दो। तो ये बन जाएगा 2x = 11 - का 3y। सही कह रहा हूं भाई, प्लस का 3y उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और यहां से x बराबर आ जाएगा साहब x - का 3y बटा में 2, समीकरण संख्या 3। भाई ये बात समझी। हमने ये टारगेट किया कि समीकरण 1 से x का मान निकाला, समीकरण 2 से भी निकाल सकते हो, x का निकाल सकते हो, y का निकाल सकते हो, कोई समस्या नहीं। यहां से इस 2x का मान निकाला तो प्लस का 3y इधर आएगा, माइनस का 3y, और x का मान आपके पास ये आ गया। अब ये x का मान कहां रखना होता है, समीकरण 2 में, क्योंकि जिस समीकरण से निकालते उसमें नहीं रखना होता, उसके विपरीत रखना होता है। तो आप लिखोगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर
क्योंकि जिस समीकरण से निकला उसमें कभी नहीं रखना होता है। और समीकरण 2 आपके पास कितना, 2x - का 4y बराबर हो जाएगा - का 24। तो देखो 2 की जगह 2 गुणा इस x की जगह हो रहा कितना है, x की जगह 11 - का 3y बटा में 2 - का 4y बराबर - का 24। बिल्कुल सर, 2 से 2 उड़ गए तो 11 - का 3y - का 7y बराबर - का 24। - का 3y - का 7y - का 11y हो जाएगा - का 24 प्लस का 11 इधर आने पर किसका हो जाएगा, -का 11। ये हो गया आपके पास -का 11y बराबर -का 24 -का 11 -का 35। और यहां से साहब आपके पास y तो आ जाएगा -का 35 बटा -का 11, माइनस माइनस कैंसिल। क्या कर दिया भाई, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, या हम लोग कहीं जा रहे हैं आगे, कर दिया। देखो हमने सारी चीज़ें गलत लिख दी, सवाल में इतना सोचा भी नहीं था, फटाफट हम लोग चल दिए आगे। ये -का 4y हम लोगों ने 7y लिखा है यहाँ पर, -का 4y है ना, -का 3y -का 4y -का 7y -का 24 प्लस का 11 इधर आएगा -का 11 -का 7y बराबर -का 35 -24 -11 -का 35 y बराबर -का 35 बटा -का 7 माइनस माइनस प्लस y का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा सर। y तो कितना आ गया आपके पास, 5 आ गया। कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम सिंपल सा काम हम लोगों ने कर दिया जो मान निकाल। अब ये y का मान कहाँ रखना है, इसमें, इस बार इसमें रखना, क्योंकि यहाँ से सिंपल वे में उत्तर आ जाएंगे, उससे हमें आपको रखना। तो आप रखोगे y बराबर 5, y बराबर 5 समीकरण 3 में रखने पर, y बराबर 5 समीकरण 3 में रखने पर, तो x बराबर 11 माइनस का 3y बटा में 2, तो x बराबर 11 माइनस का 3 गुणा y का मान कितना आया 5, फिर बटा में कितना 2, तो x बराबर ये बचेगा 11 माइनस का 15 बटा में 2, तो x बराबर माइनस का 4 बटा 2, तो x बराबर कितना आ जाएगा -2। x का मान कितना आ जाएगा आपके पास -2। अगर ये सवाल इतना ही होता हल कीजिए तब तो हम यहीं तक करते, लेकिन हमें y का मान भी निकालना है, m का मान निकालना। तो आप लिखोगे चूंकि प्रश्नानुसार क्या लिखोगे, चूंकि प्रश्नानुसार y बराबर mx + 3, ये दे रखा है y का मान ये रहा 5 बराबर m गुणा x का मान कितना -2 फिर +3, तो ये 5 +3 इधर आएगा -3 बराबर -2 है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं -2m बराबर 2 बचेगा, और m बराबर हो जाएगा 2 बटा -2, तो m का मान कितना आ गया -1। ये लो साहब फाइनल उत्तर ये। अब थी आपके प्रतिस्थापन विधि, सेम टू सेम पहला हम लोगों ने जैसा काम किया वैसा का वैसे यहाँ किया, यहाँ कोई नया काम हम लोगों ने नहीं किया, इजी वे में आप लोग इसको कर सकते हो। मुझे नहीं लगता कोई समस्या आपको आएगी किसी भी प्रकार की। बताओ साहब, बहुत शानदार तरीके से आपको मैंने करवा दिया, एक एक चीज़ बारीकी से समझाई। एक चर निकालना मुश्किल होता है,
जिसमें सोचना पड़ता है कि मैं किससे मान निकालूं। हम लोगों ने समीकरण 1 से x का मान निकाल दिया, आप चाहो तो समीकरण 1 से y का मान निकाल सकते हो, आप चाहो तो समीकरण 2 से x का मान निकाल सकते हो, आप चाहो तो समीकरण 2 से y का मान निकाल सकते हो। आपकी जो इच्छा है जिससे आपको मान निकालना, आपको कोई मना करने वाला नहीं, आप किसी से ही करो, उत्तर में कभी भी रत्ती भर का फर्क नहीं आएगा, सेम टू सेम आंसर आएगा, डिट्टो आंसर छपने वाला, चिंता मत करो आप लोग। क्या आपको बातें समझ में आई कि नहीं है ये बताओ। एकदम इजी वे में आपको क्या आ जानी चाहिए, समझ में आ जानी चाहिए सारी बातें जो मैंने आपके सामने बोर्ड पर लिखी। क्या क्लियर है क्या सभी के? बोलो साहब, बताओ जी बताओ, कोई समस्या किसी प्रकार की? बताओ बताओ बताओ, फटाफट बताओ, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपको काम करना है कि जब आपके पास आए तो x और y का मान हम लोगों ने निकाला, प्रतिस्थापन विधि ऐसे काम कर रही। प्रतिस्थापन विधि का अभी 2 सवाल हम लोग और करने वाले, अभी तीसरे के 2 सवाल और हैं। अब कौन से मैं देख लूंगा, अभी वो मुझे करवाने, तो बढ़िया तरीके से ये देखो, अगली स्लाइड में हम लोग करते हैं आपके तीसरे के कुछ और महत्वपूर्ण सवाल। अब देखो, जो आपके प्रश्नावली 3.2 है उसके जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 2 प्रकार सवाल आ सकते हैं। या तो 1 नंबर का कोई सवाल ऐसे पूछ ले कि आपको जैसे सवाल दे रखा है, 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक। अब देखो ये वर्ड प्रॉब्लम आ गई आपके सामने। अब सवाल जो हम लोग करेंगे ना, ये भाषा के ऊपर आधारित है, आपको भाषा को देखकर समझना होगा कि सवाल एक्चुअल में काम हो कैसे रहा। ठीक है, 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक हो तो दोनों कोण ज्ञात कीजिए। सवाल आने में 2 नंबर का आ सकता है, सवाल आने में 1 नंबर का केवल और केवल आपको समीकरण बनाना पूछ ले, तो जहां पर समीकरण बनाना होगा वहां पर समीकरण बना के छोड़ना है। अब हमें तो पूरा ज्ञात करना है, तो उस हिसाब से आपको काम करना है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, इस बार राजस्थान बोर्ड में आने के पूरे चांसेस इस सवाल के। देखो आपको करना क्या होगा, मैं आपको पहले तो वो रामलीला समझा देता हूँ भाई, वो चीज़ समझना जरूरी है ना। एक्चुअल में हम लोग चाहते क्या, हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे सामने जो वर्ड प्रॉब्लम आएगी ना, उस वर्ड प्रॉब्लम में आपको 2 बातें दे रखी होगी, 2 चीज़ें दे रखी होगी, एक को x मानना और एक को y मानना। लेकिन जब हम लोग चौथा चैप्टर अगले स्लाइड में, जो अगला चैप्टर आएगा इसके बाद में, उसमें क्या होता है कि एक ही चर होता है, क्योंकि द्विघात समीकरण एक ही चर होता है, तो वहां पर भी 2-2 बातें आती है। तो उस समय समझना पड़ता है कि मुझे एक्चुअल में x किसको मानना है। वो दूसरी बात, यहाँ एक समीकरण हम लोग बात करें तो यहाँ पर 2 चर हम लोगों को बात करना है। तो यहाँ पर 2 चर है, एक तो है बड़ा कोण और एक छोटा कोण है, तो हम लोग दोनों को मान लेंगे। आप लेंगे मानना, माना बड़ा कोण बराबर मान लिया x, और एक हम लोग मान लेंगे छोटा कोण, उसको हम लोग मान लेंगे y। हम लोगों के पास यहाँ पर 2 जानकारी थी, एक थोड़े छोटे कोण और बड़े कोण की बात कर रहा था, आपको 2 चर मानने हैं, तो हमने बड़ा कोण तो मान लिया x और छोटा कोण मान लिया y। अब प्रश्न अनुसार जिस हिसाब से बातें कर रहा है उस हिसाब से आपको करनी होगी, तो हम लोग लिखेंगे प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार आप सबको पता है कि संपूरक और पूरक कोण 2 हुआ करते हैं। पूरक कोण क्या होता है, 2 कोणों को जोड़ने पर 90 डिग्री हो जाए तो पूरक कोण कहलाते हैं, और 2 कोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री हो जाए उनको संपूरक कोण बोला जाता है। 2 कोणों का योग अगर आपके 90 डिग्री है तो पूरक कोण कहलाएगा, और 2 कोणों का योग 180 डिग्री है तो वो संपूरक कोण कहलाएंगे। और सवाल में बोला संपूरक कोण है, इसका मतलब प्रश्न अनुसार ये हो जाएगा x + y बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और हम लोग रीजन लिखेंगे, चिंता मत करो। आप लिखोगे चूंकि 2 संपूरक कोणों का योग, 2 संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये आपको रीजन लिखना, रीजन लिख दिए। और ये आपके जो बना है ना, वो आपके बन गया समीकरण संख्या 1। समीकरण संख्या 1 रीजन हम लोगों ने लिख दिया। अब पुनः प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है वो भी जरूरी, बिल्कुल जरूरी सर। तो आप लिखेंगे पुनः प्रश्न अनुसार।
एक बात तो बहुत इजी वे में दे रखी होगी, एक बात के लिए थोड़ा सा आपको लड़ाई करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा। सवाल क्या कह रहा है वो समझने का प्रयास करें। दो संपूरक कोणों में जो बड़ा कोण है, ये लो सा बड़ा कोण, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री ज्यादा है। जो बड़ा कोण है ना वो आपके छोटे कोण से, छोटा कोण प्लस में क्या हो जाएगा 18 डिग्री। क्या ये मेरे लाल और लालियों को बात समझ में आई कि नहीं आई ये बताओ भाई। स्पष्ट कह रहा, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री ज्यादा है, तो बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री ज्यादा है। ज्यादा का मतलब प्लस का चिन्ह, कम का मतलब माइनस का चिन्ह, इतने गुणा है तो गुणा का चिन्ह, इतने भाग है तो भाग का चिन्ह, कोई समस्या नहीं। अभी हम लोगों ने बड़े वाले कोण को क्या माना था, x माना था, छोटे वाले कोण को क्या माना था, y माना था। प्लस में क्या आ जाएगा 18 डिग्री। ठीक है, इसको यहीं बंद कर दो, कोई समस्या नहीं है सर। और इसको दे दो समीकरण संख्या 2 और इसको दे दो समीकरण संख्या 1। अगर एक नंबर का आपसे पूछ ले कि इनके रैखिक समीकरण युग्म बनाइए, क्या बनाइए साहब, इनके रैखिक समीकरण युग्म बनाइए, तब जाकर तो आपको इतना ही काम करना जो मैंने आपके सामने 4 लाइनें लिख रखी, 1 2 3 4, एक नंबर में आपको समीकरण बना के लिखना। लेकिन आपसे पूछा गया दोनों कोण भी ज्ञात करने, दोनों कोण का मतलब आपको x और y का मान निकालना है। x और y के मान का मतलब हो जाएगा या तो विलोपन विधि लगेगी या प्रतिस्थापन विधि लगेगी। जब एग्जाम में आएगा तो आप कंफर्म रहेंगे कि कौन सी विधि आपको लगानी है। जब नाम दे रखा हो तो नाम से करना है, जब नाम नहीं दे रहे हो आप स्वतंत्र है किसी से करें। हम लोग अभी 3.2 प्रश्नावली पढ़ रहे हैं तो 3.2 के हिसाब से हम लोग प्रतिस्थापन विधि पे ही पढ़ेंगे और एक काम इजी वे में हो गया। यहाँ से सीधे x का मान y + 18 यहाँ रख दो, x का मान आ जाएगा, x का मान आएगा तो y का मान भी आ जाएगा, कोई समस्या हुई नहीं। ये तो काम बहुत इजी हो गया। ठीक है, यहां से आप लोग लिख सकते हो समीकरण 2 से क्या लिखेंगे हम लोग, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 से x का मान समीकरण किस में रखने पर, 1 में रखने पर। और समीकरण 1 क्या कहता है आपको, x + y = 180 डिग्री। तो x की जगह ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, x की जगह y + 18 डिग्री, फिर प्लस का y = 180 डिग्री। y और y मिलने पर कितना हो जाएगा, 2y = 180 डिग्री। प्लस का 18 इधर आने पर किसका हो जाएगा, माइनस का 18, तो ये हो जाएगा 2y = 180 में से 18 जाएगा तो 162 डिग्री बचेगा। कितना बचेगा, 162। और यहाँ से y का मान आ जाएगा साहब 162 डिग्री बटा में 2, और 162 डिग्री बटा 2 का मतलब हो जाएगा 81 डिग्री। कितना आ जाएगा साहब, 81 डिग्री आपके पास आ जाएगा। ये लो साहब, बोलो कोई समस्या। ये y का मान उठाकर समीकरण 1 में रख दो, आप लिखोगे y = 81 डिग्री समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। और समीकरण 2 है आपके पास x = y + 18 डिग्री। तो x बराबर y की जगह कितना हो जाएगा, 81 डिग्री प्लस का 18 डिग्री। तो x का मान कितना आ जाएगा, 99 डिग्री। x का मान कितना आ गया साहब, 99 डिग्री आपके पास आ गया। आप लिखोगे अतः बड़ा कोण बराबर x बराबर हो गया 99 डिग्री, और छोटा कोण बराबर y बराबर हो गया 81 डिग्री। ये लो सर, सवाल खत्म, कहानी खत्म। एकदम सिंपल वे में मैंने आपको जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम है ना कि वर्ड कैसे, आप एक बात बताता हूँ, सवाल को 2 बार पढ़ेंगे। जो लाइन दे रखी होगी ना, अभी तो छोटी छोटी लाइनें शुरू हुई, अभी आप अगले सवाल में देखना, सवाल बहुत शानदार आ रखा, अगला भी अच्छी तरीके से मैं आपको उसको समझाऊंगा। मेन होगा एक हिडन होगा, कुछ हिडन हो सकता है, कभी कभी सीधा भी हो सकता है।
जो जिस हिसाब से दे रखा, दो चीजें होगी उसमें आप स्वतंत्र हो। मैंने बड़ा कोण x माना, आप छोटा कोण x मान लेना, मैंने छोटा कोण y माना, आप छोटा कोण x मान लेना, उधर कोई समस्या नहीं। अब जिस हिसाब से अपने आप को डालोगे, जिस हिसाब से आप अपने हिसाब से काम करोगे, आप लोग इजी वे में काम कर लोगे, कोई समस्या है नहीं। क्या कोई दिक्कत है क्या किसी प्रकार की, बताओ, बोलो सब। जैसा सवाल ने बोला था एग्जैक्ट में वैसा करता गया और आपके पास समीकरण 1 और समीकरण 2 आ गया। समीकरण 2 से सीधे x का मान y + 18 आ गया, वो यहाँ रख दिया। यहाँ सोचने की जरूरत ही नहीं थी। जब सोचने की जरूरत होगी फिर हम लोग x और y में सोचेंगे कि इसका मान निकालना चाहिए। यहाँ तो x का सीधा मान इस बेचारे ने दे दिया, क्या समस्या। और बहुत अच्छा क्वेश्चन से इस बार आने के पूरे चांसेज इसके, पूरे आप मान सकते हो 99.99% इस क्वेश्चन के आने के चांसेज है। तो आप इसको बहुत शानदार तरीके से करेंगे सब, बहुत इजी वे में इसको करना है। और मैंने शानदार तरीके से आपको बात बताई है, कोई समस्या नहीं। समीकरण बढ़ने के बाद वही विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि आपको लगानी, आप जो इच्छा हो वो लगाना। एग्जाम में विधि का नाम नहीं आता ज़्यादातर, जब नाम आ जाए तो आप लोग नाम से भी कर सकते हो, कोई समस्या है नहीं उसके अंदर। क्या मेरे लाल और लालियों को बात समझ में आई कि नहीं है, ये बताओ, बोलो। ले सकते हो स्क्रीनशॉट वगैरह, आपको टाइम दे रहा हूँ वापस। और अभी हमें 3.2 का एक सवाल और करना, तीसरे का। क्या करना है, तीसरे का एक सवाल और करना है, और वो करना है आपको छठा सवाल। तीसरे का कौन सा सवाल करना है आपको, छठा सवाल करना है, इस बात को ध्यान रखना। तीसरे का छठा करते हैं, फिर 3.2 तो पूरी हो जाएगी, फिर 3.3 के अंदर ज़्यादा सवाल है नहीं। एक तो उदाहरण नंबर 10 करना है, और 3.3 का एक सवाल कोई भी हम लोग कर लेंगे, और एक दूसरे के अंदर 5 सवाल, उसमें से 1-2 सवाल हम लोग कर ही लेंगे, कोई समस्या है नहीं। बोलो सर, कोई समस्या है क्या किसी प्रकार की। अभी 3.2 के अंदर एक सवाल और करते हैं, और वो हम लोग करेंगे तीसरे का छठा सवाल। जैकब वाला है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। तो उम्मीद है तीसरे के दूसरे सवाल का सॉल्यूशन आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। बढ़िया तरीके से ये करो, और फिर हम लोग करते हैं 3.2 का छठा सवाल। अब देखो हम लोग 3.2 प्रश्नावली, उसके अंदर तीसरे का छठा सवाल करते हैं। हम लोगों ने 2 सवाल किए हैं तीसरे के, तो तीसरे का दूसरा और एक तीसरे का छठा। आप चाहो तो एक तो प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, कोई समस्या नहीं। सेम सवाल है, केवल भाषा के ऊपर आपको गौर करना। सवाल क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। मतलब 5 वर्ष बाद, 5 साल आगे की बात कर रहा है। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुना थी, उनकी वर्तमान आयु क्या। ये क्या कर रहा है यहाँ पर, फ्यूचर और पास्ट की बात कर रहा है, भूतकाल और वर्तमान काल की, भूतकाल और भविष्य काल की बात कर रहा है। हमें वर्तमान काल में जीना होता है, वर्तमान आयु प्रेजेंट एज आपको सोचनी है। तो 2 लोग हैं यहाँ पर, एक तो जैकब है और एक जैकब का पुत्र है। तो किसी को x मानो, किसी को y मानो, कभी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप लिखोगे माना, क्या लिखोगे, माना जैकब की वर्तमान आयु। हम लोग जैकब की वर्तमान आयु कितनी मान लेते हैं कि x वर्ष है। हमें पता नहीं आगे की पीछे की, हमें क्या करना है यार, हम तो मान लेते हैं अभी जो एट प्रेजेंट टाइम वो x वर्ष का, जब पता नहीं होता उसको x माना जाता है मैथमेटिक्स में। तथा जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु, जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु, इसको हम लोग मान लेते हैं y वर्ष। हमने 2 बातों के ऊपर गौर कर लिया। हमें जो जानकारी दी गई थी, हमने पढ़ा एक जैकब है, एक जैकब का पुत्र है। हम लोगों ने एक को x मान लिया, एक को क्या मान लिया, y मान लिया। मेन खेल शुरू होता है प्रश्नानुसार से। मेन खेल कहां से शुरू होता है आपके, प्रश्नानुसार। जिसने प्रश्नानुसार ढंग से समझ लिया वो कहानी खत्म कर देगा। सवाल समझना, 5 वर्ष बाद कहां की बात करनी है, 5 वर्ष बाद। आप एक इमेजिन करिए, समझने का प्रयास करिए। सपोज दैट कि ये आपका एक जैकब है,
और ये जेकब का पुत्र है, 2 लोग हैं। अभी सपोज दैट ये 20 साल का है और ये 5 साल का है। मान लीजिए एक बार आप लोग, जेकब 20 साल का है और उसका पुत्र 5 साल का है। मैं कहूँगी आज से 5 साल बाद में, तो आज से 5 साल बाद में मतलब ये आगे जाएगा तो ये कितने साल का हो जाएगा, 25 साल का। अगर जेकब की उम्र बढ़ रही है तो उसका पुत्र भी तो बढ़ेगा भाई आज से 5 साल बाद में। तो ये 5 का है तो आज से 5 साल बाद कितना हो जाएगा, 10 साल से। मैं कहूँगी अभी जो 20 साल का था पहले, इससे 7 साल पहले की बात करनी, तो 7 साल पहले, ये 3 साल पहले की बात कर लो, 3 साल पहले ये कितने साल का था, 17 साल का। तो ये 3 साल पहले कितने साल का था, 2 साल का था। तो जब आप लोग बात करते हो, पूर्व की बात करते हो, बाद की बात करते हो, दोनों की तो आयु ली जाती है ना, क्या समझे। तो मुझे एक बात बताइए, मैं 5 वर्ष बाद की बात करता हूं और आपको पता है कि जेकब अभी कितने वर्ष का है, x वर्ष का है। तो आज से 5 साल बाद में कितना हो जाएगा, x + 5। और उसका पुत्र अभी y वर्ष का है और आज से 5 साल बाद में कितना हो जाएगा, y + 5 का। क्या ये बात मेरी समझ में आ रही है क्या। 5 वर्ष बाद का मतलब है कि आज से 5 साल बाद की बात कर रहा। आज से 5 साल बाद में जेकब 8 प्रेजेंट टाइम अभी x साल का है, तो आज से 5 साल बाद का मतलब x + 5। उसका पुत्र अभी y साल का है, तो इससे 5 साल बाद में y + 5। अब सवाल क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद जेकब की जो आयु है उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। आज से 5 साल बाद में जो जेकब की आयु है उसके पुत्र की आयु की कितनी गुना हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी। आज से 5 साल बाद में जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुना हो जाएगी। 3 से हमने गुणा कर दी। अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो x + 5 बराबर 3y + 5, क्योंकि साहब ये इससे भी गुणा होगा और ये इससे भी गुणा होगा। गुणा करवाने के बाद अचर एक तरफ, अचर एक तरफ, तो x + 3y इधर आया, -3y बराबर 15, +5 उधर गया, -5। तो x - 3y बराबर 10। समीकरण संख्या कितना आ गया, 1। साहब कितना आ गया, समीकरण संख्या 1। कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल सर। एक बार और बोला गया, पुण्य प्रश्नानुसार। किसकी हम लोग बात कर रहे हैं, पुण्य प्रश्नानुसार की। ध्यान देते जाइएगा सर। पुण्य प्रश्नानुसार क्या कह रहा है वो समझना। देखो यहां बोला 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व का मतलब होता है 5 साल पहले। तो आप लिखोगे 5 वर्ष पूर्व का मतलब हो जाएगा आज से 5 साल पहले। आप सोच के देखिए साहब, 8 प्रेजेंट टाइम x कितने साल का है, x साल का। आज से 5 साल पहले छोटा हुआ होगा, छोटे का मतलब x - 5। अभी उसका पुत्र y साल का है, आज से 5 साल पहले y - 5। 5 वर्ष पूर्व जेकब की जो आयु है उसके पुत्र की आयु की 7 गुना थी। उसके पुत्र की आयु की कितने गुना थी, 7 गुना थी। तो इस बार 7 से गुणा हो जाएगा, तो ये बनेगा x - 5 बराबर 7y - 35। तो x - 7y - 35 + 5। कोई समस्या इधर उधर की है। और ये आपके पास आ जाएगा x - 7y बराबर -30, समीकरण संख्या 2। समीकरण संख्या कितना आ गया आपके पास, 2 आ गया सर। ये लो सर। 1 नंबर का कोई पूछे समीकरण बनाना था, हम लोगों ने जो जानकारी दे रखी थी उस जानकारी को बढ़िया तरीके से पढ़ा, बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट किया और हमारे सामने ये आपके सामने आ गया सर। कोई समस्या होनी नहीं चाहिए इसके अंदर, तो हो जाना चाहिए जी। अभी तक तो अब आपको x और y का मान भी तो निकालना है, क्योंकि आपको वर्तमान आयु पूछी गई, बोला गया ना उनकी वर्तमान आयु क्या है भाई, अभी कितने साल का वो बताओ। आप पहले के बाद की बात कर रहे हो, क्यों घुमा फिरा रहे हो, बात तो अभी कर लो ना सीधी सीधी। तो हम लोग बात कर लेते हैं। अब किससे x का मान निकालो, इससे ही निकाल दो, क्या समस्या। इससे x का मान आ जाएगा -30 + 7y, समीकरण संख्या 3। ये लो सर, x बराबर -30 + 7y,
क्योंकि मैंने बोला था जिससे मान सिंपल निकले उससे निकलो, यहाँ से y का निकालते बट्टे वाला आ जाता। अब आप लोग क्या लिखोगे, समीकरण 3 से क्या लिखेंगे, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर कोई ज़्यादा समस्या आएगी नहीं आपको। मैं बता देता हूँ कैसे होगा। समीकरण 1 हम लोग रख देते हैं और समीकरण 1 आपके पास कितना है, x माइनस का 3y बराबर में कितना है 10। तो x की जगह वो आ जाएगा, x की जगह कितना आ जाएगा, माइनस का 30, फिर प्लस का हो जाएगा 7y माइनस का 3y बराबर हो जाएगा 10। 7y में से 3y जाएगा तो कितना बचेगा, 4y बराबर हो गया 10। माइनस का 30 इधर आने पर किसका हो जाएगा, प्लस का 30। तो ये बन जाएगा 4y बराबर 40 और y का मान बन जाएगा 40/4। तो y का मान कितना आ जाएगा, 10। कितना आ गया साहब, y का मान 10। कोई समस्या किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए सर। अब y का मान आप समीकरण 2-3 में रख दो, वहाँ रख दो ना, आपको क्या समस्या। तो आप लिखोगे y बराबर 10 समीकरण 3 में रखने पर, किस में रखने पर सर, समीकरण 3 में रखने पर। और समीकरण 3 है आपके पास x बराबर माइनस का 30 प्लस का 7y। तो x बराबर माइनस का 30 प्लस 7 गुणा y का मान कितना है 10। तो x बराबर माइनस का 30 प्लस का 70। तो x का मान कितना हो जाएगा 40। x का मान कितना हो जाएगा 40। तो x हमने क्या माना था, जेकब को माना था। जेकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष है और उसके पुत्र की आयु कितनी है, 10 वर्ष। आप लिखोगे अतः जेकब की वर्तमान आयु बराबर x बराबर 40 वर्ष। जेकब के पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y बराबर 10 वर्ष। ये लो सर। तो जेकब कितने साल का है, 40 साल का, और उसका पुत्र कितने साल का है, 10 साल का। ये हम लोगों ने कर दिया। मेन मुद्दा है समीकरण बनाना, और समीकरण जो वर्ड प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है उस वर्ड प्रॉब्लम को धैर्य से पढ़ना है, सुनना सवाल क्या कह रहा है। 2 लोगों की बात ये करेगा एक समीकरण युग में, एक को आप x मान लो, एक को y मान लो। आप किसी को x किसी को y मानो, कभी फर्क पड़ता नहीं, इस बात को ध्यान रखना। अब जिसको जो मानोगे उसके हिसाब से आंसर आ जाएंगे सटीक के सटीक। बोलो जी, कोई समस्या किसी प्रकार की? मेरे को तो नहीं लगता होनी चाहिए। इजी वे मैंने आपको एक एक चीज़ बता दी, वज्र गुणा वगैरह करके सारी चीज़ें आपके सामने हैं। और ये 3.2 के अंदर जितने सवाल अच्छे हो सकते हैं हमने कर लिए। बाकी वर्ड प्रॉब्लम है, आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे तो कोई समस्या आपको आएगी नहीं, ठीक है। और अब हम लोग आपके जो 3.3 है उसके अंदर उदाहरण नंबर 10 को पहले करेंगे। और उदाहरण नंबर 10 मान के चलिए कि अगर मैंने जो आपको तीसरे का दूसरा करवाया तो वो नहीं आया, तो इस बार 10वां उदाहरण आने के पूरे चांसेस है। विलोपन विधि हम लोग उसके अंदर सीखने वाले हैं, चिंता करो ही मत आप लोग। मैंने आपको नोट्स के अंदर 2 अंकों की एक संख्या बताई थी 10x + y, और अंकों को उलटने पर क्या बताई थी 10y + x। कोई समस्या हो तो आपको बोलो। ले लो स्क्रीनशॉट वगैरह लो, फिर 3.3 में चलते हैं। 3.3 में इतने ज़्यादा सवाल है नहीं, टोटल 4 सवाल हमें और करने हैं। 10वां उदाहरण करना है, फिर 3.3 के अंदर पहले में के अंदर 4 सवाल, उसका एक सवाल हम लोग करेंगे दूसरा, फिर दूसरे के अंदर 5 सवाल हैं। और उन 5 सवाल में हम लोग आपके कोई भी हम लोग 3 सवाल कर लेंगे जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन। एक तो हम लोग बिन वाला करेंगे पहला सवाल,
और एक तो नूरी वाला सोनू वाला, वो तो हम लोग इसके प्रकार का है, वैसे करने की ज़रूरत नहीं। और एक हम लोग 5 और 6 में से एक हम लोग कोई ना कोई एक सवाल कर लेंगे, चिंता मत करो, ठीक है। कोशिश करेंगे चौथा 5 में से एक कोई हम लोग कर ले, एक तो बिन वाला हम लोग वैसे भी करने वाले। तो उम्मीद है तीसरे का जो छठा सवाल है इजी वे में आपको समझ में आया होगा। आपको वर्ड प्रॉब्लम आप समझ में आ गई होगी। सेम वर्ड प्रॉब्लम आगे भी है, लेकिन यहाँ प्रतिस्थापन लगा रहे हैं, वहाँ हम लोग लगाएंगे विलोपन। विलोपन में आपको पहले ही पता लग जाएगा विलोपन क्यों लगाना, क्योंकि जब चर एक प्लस का आता है एक माइनस का आता है ना, और सेम दिखता है तो जोड़ दो और घटा दो, एक चर कट जाएगा, दूसरा चर अपने आप ही बचेगा, और जब दूसरा चर अपने आप बचेगा दूसरे की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में हम लोग आपके करते हैं 3.3 का उदाहरण नंबर 10। अब देखो जो 3.3 प्रश्नावली उसका हम लोग उदाहरण नंबर 10 करते हैं। विलोपन विधि आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगी। और उदाहरण नंबर 10 कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या। अब पहली बात तो 2 अंकों की संख्याएं कौन कौन सी होती है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 अंकों की संख्या की शुरुआत होती है 10 से लेकर, और लास्ट संख्या कहाँ पर आती है 99 पर। मैं आपको इस संख्या के बारे में थोड़ा सा गजब का तरीका आपको बताता हूँ, समझने का प्रयास करें। सपोज दैट आपके पास 32 है, इतना है 32। मैं चाहूँ ना इसको 10 गुणा 2, 10 गुणा 3 प्लस का क्या लिख सकता हूँ 2। आप देख लो 10 को 3 से गुणा करोगे 30, 30 और 2 32 हो रहा है। अगर आपके पास सपोज डेट 37 लिखा है तो 10 गुणा 3 प्लस का क्या लिख सकते हो 7। सपोज डेट आपके पास गुण 50 लिखा है तो आप लिख सकते हो 10 गुणा 4 प्लस का कितना 9, मतलब ये 10 बार। और अगर आप लोग ध्यान से देखो 2 अंकों की संख्या में आप लोग जब बात करते हो तो ये इकाई अंक होता है और ये क्या होता है दायिक अंक होता है। तो हम लोग दायिक अंक को हमेशा x मानेंगे और इकाई अंक को हम लोग क्या मानेंगे y मानेंगे। और मैंने इस आपको 2 अंकों की संख्या का एक फॉर्मूला बताया था, नोट्स के अंदर आपको याद हो तो क्या बताया था। जो मेन संख्या होती है वो होती है 10x प्लस वाई, और अंकों को उलटने पर बनी संख्या कौन सी होती है 10y प्लस x। याद रखना चाहिए था, मैंने उसको बोला था। 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या। एक तो 2 अंकों की संख्या यानी 10x प्लस वाई, और उसके अंकों को उलटने पर बनी 10y प्लस x का जो योग है वो 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या आपको ज्ञात करनी। चलिए साहब कोई समस्या नहीं, इजी वे में हम लोग इसको करते हैं। और फिक्स पैटर्न मान लेना, माना पहले हमेशा दायिक अंक आपको मानना है, माना दायिक अंक हम लोग मान लेंगे x। अब इकाई अंक भी मान सकते हो x, कोई समस्या नहीं। और इकाई का जो अंक होगा वो हो जाएगा y। अब मैं यहां पर 2 अंकों की संख्या लिख देता हूं। पहले आप लिखोगे चूंकि 2 अंकों की संख्या को हम लोग n से लिखेंगे, हमेशा n से। और लिखने का तरीका होता है 10x प्लस का y, और अंकों को उलटने पर, अंकों को उलटने पर 2 अंकों की संख्या। बराबर उसके ऊपर हम लोग ऐसे डैश लगा देंगे। डैश ये दर्शा देगा इस संख्या को उल्टा गया, और उलटने का मतलब है x की जगह y, y की जगह x। तो ये बन जाएगा आपके पास 10y प्लस का क्या बन जाएगा x। ये मैंने आपको 2 संख्याएं याद रखने के लिए बोला था, क्योंकि जब आप याद कर लेते हो ना तो सवालों में कोई समस्या नहीं है। 2 अंकों की संख्या 10x प्लस वाई, अंकों को उलटने पर n डैश 10y प्लस x। आप इतना शॉर्टकट में लिखोगे, इतनी भाषा नहीं लिखोगे तो भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब प्रश्न अनुसार क्या बोला गया वो बात बहुत महत्वपूर्ण है। आप लिखोगे चूंकि प्रश्न अनुसार, हमें क्या लिखना है, आप लिखेंगे चूंकि प्रश्न अनुसार। थोड़ा ध्यान देना सा, प्रश्न अनुसार क्या बोल रहा है। प्रश्न अनुसार बोल रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या, तो 2 अंकों की एक संख्या को हम लोग लिखते हैं n से, एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या। जब उसके अंकों को उल्टेंगे तो डैश आएगा, का जो योग है, योग का मतलब प्लस, वो कितना है 66 है जी। 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या, उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या n डैश होता है, का जो योग है वो है 66। तो n का मतलब यहां पर कितना हो जाएगा आपके पास 10x
फिर प्लस का क्या हो जाएगा y, फिर प्लस का n डेज का मतलब हो जाएगा 10y, फिर प्लस का x बराबर हो जाएगा 66। 10x और x मिलकर कितना हो जाएगा 11x, y और 10y मिलकर कितना हो जाएगा 11y, बराबर कितना हो जाएगा 66। और सिंपल करना तो 11 कॉमन ले लो, इसमें से 11 कॉमन लोगे तो पीछे बचेगा x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 66, और x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 66 बटा में 11, और x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 6। समीकरण संख्या 1 यह क्या कहलाएगी आपकी समीकरण संख्या 1। थोड़ा ध्यान देना आप लोग, इधर जगह हमें एडजस्ट करके चलनी पड़ेगी। क्या यहाँ तक आपको समझ में आया? क्या ये जो मैंने शॉर्टकट बनाया है ना n और n डैश वाला, n का मतलब मूल संख्या है, n डैश का मतलब अंकों को उलटने पर, अंकों का पक्षानंदन करने पर, बदलने पर, इधर उधर की जो बातें करें वो आपके सामने लिख दी। एक बार तो प्रश्नानुसार हो गया, पुणे प्रश्नानुसार। आप लिखोगे पुणे प्रश्नानुसार। पुणे प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, आगे जो बात बोली गई है, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या अंक कौन कौन से माने? हमने x माना, एक y माना है, इन दोनों का जो अंतर है वो कितना हो जाएगा 2। समीकरण संख्या कितना हो जाएगा 2। यदि संख्या के अंकों का अंतर, तो संख्या में 2 ही अंक होते हैं, एक का एक अंक होता है, एक दाई अंक होता है, तो दोनों के जो अंकों का अंतर है वो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा सर। ये समीकरण 1 और समीकरण 2 आपके सामने बन गया है। और सवाल में जब आपको ओनली फॉर समीकरण रैखिक समीकरण युग्म में बोले तो आप लोग इतना काम कर देना, आपका काम हो जाएगा। आप लोग इतना काम कर देना, आपका काम इजी वे में हो जाएगा। अब मैं आपको समझाता हूँ। अगर ये विधि मेरे को नहीं बोली जाती, मैं 3.3 प्रश्नावली की बात नहीं करता, तो मैं प्रतिस्थापन विधि भी लगा सकता था। मैं यहाँ से x का मान y प्लस 2 निकालता और वो यहाँ रखता, x का मान आ जाता और y का मान आ जाता, यहाँ रखता तो संख्याएं भी आ जाती, कोई समस्या थी नहीं। क्योंकि मुझे पता है कि मैंने x को दाई का अंक माना है और इसको इकाई माना। अगर मैं सपोज दैट 2 अंकों की संख्या की हम लोग यहाँ बात भी कर लें, अगर इस बॉक्स को मैं बात कर लूँ यहाँ पर, तो मुझे 100% कन्फर्म है कि यहाँ पर x लिखा जाएगा और यहाँ क्या लिखा जाएगा, y लिखा जाएगा। यहाँ पर x लिखा जाएगा, यहाँ क्या लिखा जाएगा, y लिखा जाएगा। ये मैं कन्फर्म हूँ, क्योंकि अगर मुझे इकाई और दाई की बात करनी तो ऐसे ही था, वरना आप यहाँ रख सकते हो, वरना ये बॉक्स भी समझ सकते हो। भाई इन दोनों चीज़ों से तो आपने ये बॉक्स बनाया कि भाई पहले इकाई का अंक फिर दाई का अंक, और दाई का अंक हम लोग x माना। आप इस बॉक्स को भी ध्यान रख सकते हो। अब मुझे यहाँ पर लगानी प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होगा कि आपको किसी एक चर का विलोप करना पड़ेगा। चर का विलोप का मतलब होता है कि आपको उस चर को वहां से गायब करना पड़ेगा। और गायब करने का मतलब है कि जिस चर को आप लोग गायब कर रहे हैं, एक तो प्लस का हो जाए या माइनस का हो जाए, या दोनों प्लस का हो जाए, हम लोग जोड़ना घटाना सीखेंगे। अगर सपोज दैट मैं इस सवाल के मैं आपको बात बताऊं, तो यहाँ पर मुझे जो काम करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, अब मैं जोड़ इसी ले रहा हूं सपोज दैट कि ताकि मैं समीकरण 1 और 2 को जब जोड़ूं तो प्लस का y और माइनस का y जब जुड़े तो ये दोनों विलोप हो जाए। इसका मतलब ये विलोपन विधि हो जाएगी। और जोड़ने का आप लोगों ने पहले तरीका पढ़ रखा होगा बहुपद वगैरह में। x प्लस वाई बराबर 6 है आपके पास, और फिर है x माइनस का y बराबर 2। ऐसे नीचे लाइन आती। जब जोड़ते हो तो नीचे वाले समीकरण के कोई चिन्ह चेंज होते नहीं, घटाने पर चिन्ह चेंज होते हैं। और प्लस का y और माइनस का y कैंसिल, x और x मिलकर कितना हो जाएगा 2x। 6 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा 8। तो x का मान आ जाएगा आपके पास 8/2। तो हम लोग यहाँ से x को इजी वे में कह सकते हैं कि साहब x का मान कितना आएगा आपके पास 4 आएगा। x का मान कितना आएगा 4 आएगा। और ये आप लोग मान कहाँ रखोगे, आप रखोगे x बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर। किसी में रख दो, 1 और 2 में कोई क्या फर्क पड़ता है। और समीकरण 1 है आपके पास x प्लस वाई बराबर 6, तो x की जगह 4, फिर प्लस का y बराबर 6, y बराबर 6 माइनस का 4, तो y बराबर कितना आ जाएगा
2। यहां ध्यान देना आप लोग, अतः अगर आपको n चाहिए तो n तो हो जाएगा 42 और n डैश चाहिए तो अंकों को उलटने पर यह क्या हो जाएगा 24। आपको सर ये कैसे पता लगा? आप सोच लो, यहां पर रख के देख लो। 10 की जगह 10, x का मान 4 रखा तो 10 को 4 से गुणा किया 40, 40 में 2 जोड़ा 42 और 42 का उल्टा क्या होता है 24 ही तो होता है। ठीक है, और वरना मैंने क्या बोला था, ये बॉक्स याद रख लो, इस बॉक्स को हमेशा फिक्स है, पहले x आएगा फिर y आएगा। तो x की जगह आप लोगों ने कितना रखा 4, फिर y की जगह 2, तो संख्या बन गई 42। उलटने का मतलब है, इसको उलटने का मतलब ये है साहब, ये जो बॉक्स बनेगा आपके सामने, इसको उलटने का मतलब यह है कि यहाँ पर y आएगा और यहाँ क्या आएगा x आएगा। तो y पहले आ गया 2 और फिर x आ गया आपके पास ये आपके पास साहब इसका फाइनल उत्तर आ गया आपके पास। बोलो सर, कोई समस्या? अच्छी तरीके से आपको विलोपन विधि ये कहती है, मैं आपको विलोपन विधि का एक 3.3 का एक सवाल करूँ जिसमें परफेक्ट विलोपन विधि ही लगानी। विलोपन विधि ये है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 बनने के बाद में आपको किसी एक चर का विलोप करना है। किसी एक चर का क्या करना? विलोप करने का मतलब उसको वहां से खत्म करना है, उसके अवशेष वहां नहीं बचने चाहिए, वहां से खत्म करना है। अब खत्म करने का मतलब यह है कि जिस चर का विलोप करना चाह रहे हो, अगर वो एक प्लस का है एक माइनस का और दोनों को आपने जोड़ दिया, एक प्लस का वाई और माइनस का वाई कैंसिल हो जाएगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है एक जगह प्लस का वाई हो गया और दूसरी जगह भी प्लस का वाई हो गया और वाई का विलोप करना चाह रहे हो, तो होने में फिर क्या करना होगा? अगर सपोज मैंने यहाँ वाई का किया, किसी के दिमाग में आता सर मुझे एक्स का विलोप करना है, तो यहाँ पर प्लस का एक्स है, यहाँ प्लस का एक्स है, तो फिर आप दोनों समीकरणों को जोड़ते नहीं, दोनों समीकरण क्या करते? घटाते, क्योंकि जब एक्स में से एक्स घट जाता ना तो कैंसिल हो जाता। मैं आपको बताता हूँ जोड़ना और घटाना कब है। जिस चर का आप लोग विलोप करना चाह रहे हो, अगर उसके चिन्ह अलग अलग हैं, एक प्लस का है एक माइनस का है, तब तो दोनों को आपस में जोड़ना होता है। लेकिन जिस चर का आप लोग विलोप करना चाह रहे हो और उसके चिन्ह सेम है, मतलब दोनों प्लस के हैं या दोनों माइनस के, उस स्थिति में आपको दोनों को घटाना होता है। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाना होता है, क्योंकि ये काम आएगी आगे 5वां चैप्टर जो हम लोग आपके क्या पढ़ेंगे। 5वां चैप्टर कौन सा है? समांतर श्रेणी। एपी में भी ये विलोपन विधि काम आती है, ध्यान रखना। जिस चर का हम लोग विलोप करना चाह रहे हैं उसमें विलोपन विधि में ये ध्यान रखना, अगर जिसका चर आपको विलोप करना है उसका अगर दोनों चिन्ह अलग अलग है तब तो दोनों समीकरणों को जोड़ना, और सेम चिन्ह है इसका मतलब दोनों क्या करना है? घटाना। आप लोग ले सकते हो, मैंने जब दोनों को जोड़ा तो प्लस का वाई माइनस का वाई कैंसिल हो गया, एक्स और एक्स मिलकर 2x हो गया, ये 8 हो गया, 4 आ गया, 4 यहाँ पर आपने यहाँ रखा चाहे यहाँ रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वाई का मानिए। और अंकों की संख्या ये 2 बॉक्स, ध्यान रखना आप लोग बना सकते हो एग्जाम में, कोई समस्या नहीं। ये मूल संख्या है, ये अंकों को बदलने पर है। आप चाहो तो मैं इसके ऊपर लिख भी सकता हूँ कि ये आपकी मेन संख्या है और ये आपकी अंकों को उलटने पर संख्या। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना, कर सकते हो आप लोग, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। और अभी हमें 3 सवाल और करने हैं आपके, टोटल 3.3 के अंदर। 3.3 के अंदर टोटल हम लोग 3 सवाल और करेंगे, जिसमें एक तो सीधे सीधे समीकरण बने हुए होंगे और 2 सवाल हम लोग दूसरे में ऐसे 2 सवाल लेने वाले हैं जिसके अंदर आपको समीकरण पहले बनाने, वही वर्ड प्रॉब्लम है, वो शब्द दे रखे हैं, शब्दों से आपको क्या करने हैं? बनाने हैं, फिर हम लोगों उसको कर लेंगे और कोई समस्या आपको आएगी नहीं। एक तो पहले हम लोग 3.3 का पहले का दूसरा सवाल करेंगे जिसमें विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों बोला, हम तो केवल और केवल विलोपन विधि ही लगाएंगे। विलोपन विधि क्योंकि हमें सीखनी। करो सब इसको, कोई समस्या हो तो बोलो, और कोई समस्या होनी भी नहीं चाहिए, मुझे तो नहीं लगता कोई होगी। आपको स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो और फिर 3 सवाल और होते ही ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है एग्जाम्पल नंबर 10 बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा। बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूं 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा सवाल। अब देखो मैं आपको विलोपन विधि और बढ़िया तरीके से और समझाता हूं कैसे विलोपन होगी। और आपके पहले का जो दूसरा सवाल उसके अंदर 2 समीकरण दे रखे, उन समीकरण लिखते हैं और विलोपन के ऊपर बहुत गहरा डिस्कशन अभी हो जाएगा आपके सामने, चिंता मत करो। इस बार तो समीकरण दे भी रखे हैं आपको। तो पहला समीकरण हो जाएगा आपके पास 3x प्लस का 4y बराबर 10, यह हो जाएगा समीकरण संख्या 1। फिर आपके पास समीकरण हो जाएगा 2x माइनस का 2y बराबर हो जाएगा 2, समीकरण संख्या कितना हो गया? 2। अगर ये भी प्रतिस्थापन विधि होती है तो हम लोग किसी ना किसी चर का मान निकालते रखते काम हो जाता, क्योंकि 3 विधियां होती है, आलेखी की विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि। किसी से निकाल उत्तर तो गलत नहीं आता ना, सेम उत्तर आता है, एग्जैक्ट सेम आता है। लेकिन हम लोग प्रतिस्थापन पढ़ रहे हैं, इसको प्रतिस्थापन विधि से विलोपन विधि से करना है, इसको पहले से बोला गया।
तो विलोपन विधि से आपको किसी एक चर का विलोप करना पड़ेगा, और विलोप करने से पहले उस चर की शकल सेम होनी चाहिए। शकल सेम कैसे? y का y होना चाहिए, 2y का 2y होना चाहिए, 3y का 3y होना चाहिए, 4y का 4y होना चाहिए। अगर आप x का विलोप करना चाह रहे हो तो x का x होना चाहिए, 2x का 2x होना चाहिए, 3x का 3x होना चाहिए, 10x का 10x होना चाहिए, 9x का 9x होना चाहिए। मैं कोई चिन्ह की बात नहीं कर रहा हूँ। चिन्ह के लिए मैंने क्या बोला था, जिस चीज़ का आप विलोप करना चाह रहे हो उसका अगर चिन्ह अलग अलग है तो समीकरणों को जोड़ दो, और सेम चिन्ह है, चाहे दोनों प्लस के हैं चाहे दोनों माइनस के हैं, आप घटा दो। यहाँ पर हम लोग अगर बात करें, मुझे अगर सपोज पहले दिमाग में आया कि मुझे x का विलोप करना है, तो यहाँ पर 3x है, यहाँ 2x है, तो सीधा विलोप तो हो नहीं सकता। घटाना जोड़ना बाद की बात है ना। यहाँ पर 3x है, यहाँ 2x। अगर मुझे सेम बनाना हुआ तो फिर मुझे पहले वाले समीकरण को 2 से गुणा करना पड़ेगा, और दूसरे वाले समीकरण को किससे गुणा करना पड़ेगा? 3 से। ऐसा क्यों? 2 से गुणा करने पर ये 6x बन जाए, आगे क्या बनेगा छोड़ो, मैं पहले x के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखना। तो ये 6x बनेगा, ये 6x बनेगा, आगे क्या बनेगा छोड़ो, और ये इसको 2 3 से गुणा करोगे, ये 6x। मैंने सेम शकल बना दी ना। एक तो ये हो सकता था अगर किसी बच्चे ने थोड़ा सा दिमाग लगाया होता और वो y के ऊपर फोकस करता कि सर यहाँ है y 4y और यहाँ 2y है, तो दोनों समीकरणों को 2 बार गुणा नहीं करना पड़ता, केवल और केवल इसको किससे गुणा करना पड़ता? 2 से। अब देखो क्या आनंद नहीं आया क्या आपको? यहाँ तक देखो, 2 से गुणा करते ये 4y बन गया और ये भी 4y बन गया। चलो साहब ये काम हम लोग करेंगे, हमें 2 बार गुणा करने से बचना है, और केवल हम लोग गुणा कितनी बार करेंगे साहब? एक बार हम लोग गुणा करने वाले। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 को, समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, समीकरण 2 को किससे गुणा करने पर? 2 से गुणा करने पर। 2 से गुणा कर दो साहब। इसको 2 से गुणा करोगे तो ये बन जाएगा 4x, इसको 2 से गुणा करोगे तो ये बन जाएगा माइनस का 4y, फिर बराबर इसको 2 से गुणा करोगे तो ये 4 बन जाएगा। अब बन जाएगा समीकरण संख्या ये 3। अब मुझे एक्चुअल में 2 समीकरणों से मतलब है, समीकरण 1 और समीकरण 3 से। समीकरण 2 आपकी दुनियादारी से हट गया। अब मैं किसका विलोप करना चाह रहा था? y का। अब देखो यहाँ प्लस का y है, यहाँ माइनस का y। मैं y का विलोप करना चाह रहा हूँ, एक प्लस का y है एक y माइनस का है। इसका मतलब मुझे दोनों समीकरणों क्या कर देना चाहिए साहब? जोड़ देना चाहिए, क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का सीधा कैंसिल हो जाएगा। तो आप लिखोगे समीकरण 1 व समीकरण 3 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण 3 को क्या करने पर? जोड़ने पर। तो जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा साहब 3x प्लस का 4y बराबर 10, और ये बन जाएगा 4x माइनस का 4y बराबर में 4। जोड़ते हुए कोई चिन्ह चेंज होता नहीं, तो प्लस का y माइनस का y कैंसिल, ये जोड़ो 3x और 4x कितने बन जाएंगे? 7x। 10 और 4 कितना बन जाएगा? 14। और यहाँ से x बराबर आ जाएगा 14/7। x का मान कितना आ गया? 2। ये लो सब, x का मान हम लोगों ने निकाल दिया। ये x का मान किसी समीकरण में रखो, आपके पास 3 समीकरण बने, हम तो समीकरण 1 में रखने क्या समीकरण दिक्कत है? तो आप लिखोगे x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, x बराबर 2 कहाँ रखने पर? समीकरण 1 में रखने पर। तो 3x प्लस का 4y बराबर कितना हो जाएगा? 10। तो ये बन जाएगा 3 गुणा x का मान 2 प्लस का 4y बराबर कितना बन गया? 10। तो ये बन गया 6 प्लस का 4y बराबर कितना बन गया? 10, और 4y बराबर 10 माइनस का 6, तो 4y बराबर 4, y का मान 4/4, y का मान कितना बन जाएगा? 1।
y का मान कितना बन जाएगा आपके पास, 1 बन जाएगा सर। ये लो, कहानी खत्म। कोई समस्या है क्या किसी प्रकार की? काम तो आपको करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको चीज़ों के ऊपर सोचना थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, तब जाकर प्रतिस्थापन विलोपन विधि आएगी। लेकिन मेरा वादा आप लोगों से, एक बार आपके दिमाग में प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और ये जो हम लोगों ने आलेख की विधि से ग्राफ बनाना सीखा है, अगर तीनों दिमाग में छप गई और वर्ड प्रॉब्लम जो सवाल में जो जैसे जैसे बोल रहा है वैसे आप लोगों ने कर लिया, तो मैं वादा करता हूँ तीसरे चैप्टर में आपको जब दोबारा रिविजन करना होगा तो आपको नाम मात्र टाइम लगेगा आधा घंटा, 10-10 मिनट तीनों वीडियो में आप लोग मान सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। अगर आपको शब्दों की पहचान आती है, आपने हल्का फुल्का यहाँ दिमाग लगाया, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट रहकर चीज़ों को समझा है, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वरना गारंटी है कि प्रॉब्लम तो आनी आनी, क्योंकि सब चीज़ें हैं यहाँ पर ध्यान लगाने से, हर चीज़ को बढ़िया तरीके से समझने से, वरना होगी नहीं। आप सोच रहे हैं कि हम लोग कम पढ़ेंगे तो भी काम हो जाए, तो ऐसा तो पॉसिबल होगा नहीं, इम्पॉसिबल चीज़ हो जाएगी ये तो आपके लिए और मेरे लिए भी। तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। विलोपन विधि में आपको ये सोचना पड़ेगा कि एक्चुअल में विलोपन विधि आ सकती है, सीधी सीधी बोल दे कि इसको विलोपन विधि से सरल करो, तो विलोपन विधि से करना पड़ेगा फिर। तो मुझे नहीं लगता कोई समस्या आपको आएगी। जिसका आप लोग विलोप करना चाह रहे हो, पहले आपको उसके ऊपर सोचिए, क्या 2-2 बार गुणा करवाने से काम हो रहा है, क्या 1 बार गुणा करवाने से काम हो रहा है? तो वो तो आपको, जिसका विलोप करना चाह रहे हो उनकी शकल सेम होनी चाहिए। शकल सेम का मतलब y के आगे वाले नंबर सेम होने चाहिए। मैं y का विलोप करना चाह रहा हूँ, यहाँ तो y के आगे 4 है और यहाँ y के आगे 2 है, तो विलोप हो नहीं सकता। तो अगर मुझे y के आगे 2 को 4 बनाना, इस पूरे समीकरण को 2 से गुणा कर दिया, 2 से गुणा करवाते 4y आ गया, इन दोनों समीकरणों को जोड़ दिया तो प्लस का y माइनस का y, प्लस का 4y माइनस का 4y कैंसिल हो गया और आपका काम बहुत ईजी हो गया। क्योंकि एक चर आने के बाद में तो आप स्वतंत्र हो, 1 2 3, यहाँ पर भी 3 समीकरण है, उधर भी कितने समीकरण थे, 3 थे, वहाँ पर आप कहीं पर भी मान रख सकते हो। करो सर, करो फटाफट करो इसको। अब तो 2 सवाल और करने, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा काम बचा नहीं, चिंता करिए मत आप लोग। ओनली फॉर 2 सवाल और करने हमें दूसरे की, जो समस्याएं दे रखी है वर्ड प्रॉब्लम उसको करना, फिर विलोपन विधि लग जाएगी आपको और विलोपन विधि थोड़ी समझ में आएगी। उसका पहले हम लोग पहला सवाल करेंगे और फिर दूसरा करेंगे। दूसरा देखें कौन सा करते हैं हमारे सामने, वो तो 5 वर्ष नूरी वाला और सोनू वाला तो नहीं करेंगे, पहला करवा दिए। तीसरा 2 अंकों वाला है, अभी दूसरा उदाहरण करवाया था। चौथा और 5वां, उसमें से कोई ना कोई एक हम लोग करेंगे, चिंता मत करो, ठीक है। तो उम्मीद है विलोपन विधि के हम लोगों ने 2 सवाल कर लिए और 2 सवाल में आपको पता लग रहा होगा किस हिसाब से काम करना और किस हिसाब से नहीं करना। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे। एक बार में ये मत सोचिए कि मास्टर का पढ़ाई वो समझ में नहीं आ रहा है ना, मास्टर तो जी जान लगा रहा है आपको लोगों के लिए, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, थोड़ा सा दुख आपको पाना पड़ेगा, कष्ट तो होगा लेकिन सहन करना पड़ेगा। और ये कष्ट आपको सहन करते करते धीरे धीरे आप इतने गोल हो जाओगे मैथमेटिक्स में कि फिर मैथ आपको बहुत ईजी लगने लग जाएगी, ठीक है सर। तो बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में हम लोग करेंगे 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सवाल। अब देखो हम लोग आपके जो 3.3 प्रश्नावली उसके क्वेश्चन नंबर 2 का पहली प्रॉब्लम आपके सामने आई है, वर्ड प्रॉब्लम, उसको हम लोग सॉल्यूशंस करते हैं। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें, अंश में 1 जोड़ना है और हर में से 1 घटाना है, तो भिन्न 1 आ जाती है। भिन्न क्या होती है आप सबको पता है, अंश बटा हर का अनुपात जो होता है वो क्या कहलाती है आपकी, भिन्न कहलाती है। तो पहले तो आपको मानना पड़ेगा भिन्न को, आप लिखोगे माना। माना क्या, वैसे भिन्न तो आप सबको पता है, वही आप लिखोगे चूंकि भिन्न बराबर होती है अंश बटा हर। तो 2 चीजें आ गई आपके पास, तो अंश को आप लोग x मान लो, हर को आप लोग y मान लो, कोई समस्या नहीं है यहाँ पर। आप चाहो तो हर को y मान लो, हमने मान लिया इसको, और भिन्न का मतलब x और y का मान है। अब प्रश्न अनुसार जैसे जैसे बोलते जा रहा है वैसे करते जाओ, आपको काम हो जाएगा बिल्कुल इजी। आप लोग लिखेंगे प्रश्न अनुसार, क्या लिखेंगे आप लोग, प्रश्न अनुसार। थोड़ा ध्यान देना क्या कह रहे हैं। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, अंश कितना है 1, उसमें कितना जोड़ना है 1 बटा। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें, तो हर है y, इसमें से क्या करना है 1 घटाना।
तो बराबर में भिन्न कितनी आ जाती, 1 आ जाती। कोई दिक्कत नहीं, ये सीधा गुणा करवा दो इधर, तो ये बन जाएगा x प्लस 1 बराबर y माइनस 1। तो ये बन गया x प्लस का y इधर आया माइनस का y बराबर माइनस का 1 और प्लस का 1 इधर आएगा माइनस का 1। तो ये बनेगा x माइनस वाई बराबर माइनस 1 माइनस का 2। समीकरण संख्या कितना बन गया साहब, 1 बन गया। समीकरण संख्या कितना बन गया, 1 बन गया। कोई समस्या नहीं। जैसे जैसे बोला था भाई, अंश में 1 जोड़ना है, हर में से 1 घटाना। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तो अंश x था तो x में 1 जोड़ दिया, हर में से 1 घटाना, हर y था उसमें से 1 घटाना, और भिन्न कितनी आ गई, बराबर में 1। अब पुनः प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है वो सुनना। पुनः प्रश्नानुसार आगे क्या कह रहा है, यदि हर में 1 जोड़ दे। क्या अंश का जिक्र किया इसने, नहीं किया सर। इसका मतलब अंश को इसने इस बार छेड़ा भी नहीं, x का क्या रख दिया, x। अंश में कोई परिवर्तन नहीं, हर में कितना जोड़ना है, 1 जोड़ना है, तो हर में कितना जोड़ दिया, 1। तो भिन्न कितनी प्राप्त हो गई आपके पास, 1/2। ये इससे गुणा, ये इससे गुणा, 2 को 1 से गुणा करोगे तो कितना बन जाएगा, 2x बराबर कितना हो जाएगा, y प्लस 1। इस y को इधर ले आओ तो ये बन जाएगा आपके पास 2x माइनस का y बराबर 1। समीकरण संख्या 2 कितना आ गया, समीकरण संख्या 2। मुझे नहीं लगता जो आपको वर्ड प्रॉब्लम दे रखी थी इसमें अभी तक हम लोगों ने जितने भी सवाल किए, चाहे आप 3.2 की बात करें, चाहे आप लोग 3.3 की बात करें, कोई समस्या आपको आएगी नहीं, आप देख सकते हो। मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आएगी। जैसे जैसे सवाल बोलता जाता वैसा करते जाएंगे तो आंसर आ जाएगा। अब विलोपन विधि लगानी, तो समीकरणों को जोड़ने और घटाने का सवाल आ गया। तो यहाँ देखो, यहाँ पर भी हम दो x का, देखो पहले x का सोचते हैं, तो इधर x है, इधर 2x है, तो x का करोगे इस समीकरण पहले 2 से गुणा करो। तो पहले ये सोच लो क्या y ऐसा तो नहीं है जिससे बिना गुणा करवे काम हो जाए, बिल्कुल हो रहा है। देख लो, इधर भी माइनस का y, इधर भी माइनस का y, इसका मतलब बिना गुणा करवे काम हो रहा है। लेकिन यहाँ चिन्ह समान है दोनों के, इसका मतलब इस बार घटाना पड़ेगा। चिन्ह समान आते ही आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। आप लिखोगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करने पर, घटाने पर। अब घटाते वक्त थोड़ा ध्यान रखना है कैसे सब, x माइनस वाई बराबर हो गया माइनस का 2, और ये हो जाएगा 2x माइनस का y बराबर 1। घटाते वक्त क्या होगा, जो नीचे वाला समीकरण होता है ना उसके चिन्ह चेंज होते हैं, आप लोगों ने सीखा होगा। प्लस का हो जाएगा माइनस का, माइनस का हो जाएगा प्लस का, और प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। ये रूल होता है, ध्यान रखना भाई। प्लस का माइनस, क्योंकि घटाने वक्त नीचे वाले चिन्ह क्या हो जाते हैं, चेंज। तो प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, प्लस का क्या हो गया, माइनस। अब आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे तो ये हो गया। अब ये माइनस का वाई नहीं, प्लस का वाई, तो प्लस का वाई और माइनस का वाई क्या हो गया, आपके कैंसिल हो गया। ठीक है, जैसे ही कैंसिल हुआ तो ये माइनस का 2x बचा, और माइनस के 2x में से x जाएगा तो माइनस का x बचेगा, और -2 और -1 मिलकर माइनस का 3 बना देगा। माइनस माइनस हो गया प्लस, और x का मान कितना आ गया साहब, 3 आ गया। x का मान कितना आ गया आपके पास, 3 आ गया। ये x का मान समीकरण किसी में रख दो, आपकी जहाँ इच्छा है, समीकरण 1 में रख दो, तो आप लिखेंगे x बराबर 3। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 लिखो पहले। तो समीकरण 1 है x माइनस का y बराबर माइनस का 2। तो ये कितना हो जाएगा, x की जगह 3, माइनस का y बराबर माइनस का 2, तो माइनस का y बराबर माइनस का 2, प्लस का 3 उधर जाएगा माइनस का 3, माइनस का y बराबर माइनस का 5, माइनस माइनस कैंसिल, तो y का मान कितना आ गया साहब, 5 आ गया। y का मान कितना आ गया, 5 आ गया। आपको चाहिए भिन्न, आप लिखोगे अतः
भिन्न बराबर x बट्टा वाई। भिन्न बराबर क्या हो जाएगी, x बट्टा वाई, क्योंकि हमने मानी, और x का मान कितना आया 3 और y का मान कितना आ गया 5। ये लो सर, ये आपके पास भिन्न का मान आ गया। बोलो सर, कोई समस्या हो तो बोलो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको दिखे तो बताओ, बाकी मुझे तो नहीं लगता कोई समस्या आएगी किसी प्रकार की। बोलो बोलो बोलो, फटाफट बताओ। x का मान 3 और y का मान कितना 5। और भिन्न आगे 3/5, क्योंकि x बट्टा वाई मानी थी आपने। ले लिया कि स्क्रीनशॉट वगैरह। एक सवाल और बचा सा, एक सवाल और है और वो हम लोग करेंगे चौथा। वो हम लोग कितना, कौन सा सवाल करेंगे, चौथा सवाल हम लोग करने वाले। बैंक वाले की बात कर रहा है, उसकी हम लोग बात करेंगे, फिर हमारा ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। करिए सा, फटाफट करिए इसको, ठीक है। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर जो दूसरे का पहला है बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ गया हो कि वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड में आपको एक तो x मानना और एक y, जैसे जैसे बोल रहा है, एक तो प्रश्न अनुसार बोलेगा, एक पुनः प्रश्न अनुसार बोलेगा। 2 बार वो बात कर रहा है, क्योंकि 2 समीकरण आपको चाहिए। उन समीकरणों को बनाने के बाद तो कोई ज़्यादा समस्या आती नहीं। तो बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में हम लोग करते हैं आपके दूसरे का चौथा सवाल। अब देखो, हम लोग आज इस क्लास का जो 1 शॉट है उसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं, और वो है दूसरे का चौथा सवाल। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। मीना नाम की कोई लड़की, उसको 2000 रुपये चाहिए। अब ऐसा बात करता हूँ कि अगर पहले सपोज 2000 का नोट चलता था, चाहे तो 2000 का एक ही नोट ले लो, लेकिन उसने शर्त रखी कि मुझे कैसे नोट चाहिए। उसने खजांजी, खजांजी का मतलब होता है कैशियर, जो पैसे देने वाला होता है, से ₹50 और ₹100 के नोट देने के लिए कहा कि मुझे केवल और केवल 50 रुपये और 100 रुपये के नोट चाहिए, दूसरा कोई नोट नहीं चाहिए, और दोनों ही चाहिए। ध्यान, ऐसे नहीं 100 रुपये के 20 नोट दे दिए या 50 रुपये के आपको कुछ नोट्स दे दिए, ऐसे नहीं। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। कोई दिक्कत नहीं, आपको आराम से इसको करना है। और पहले तो जो 2 बातें आपको 50 रुपये और 100 रुपये के दे रखे उसको मानना है। तो आप लिखोगे माना, माना मीना ने 50 रुपये के नोट प्राप्त किए। ये मैं इसको शॉर्टकट में लिख दूँ ना, कि इतना नहीं लिख कर आप 50 रुपये के नोट को तो मान लो x और 100 रुपये के नोट को मान लो y। आप लिखोगे 50 रुपये के नोट, 50 रुपये के जो नोट है उसको हम लोग मान लेते हैं x, और जो 100 रुपये के नोट है उसको हम लोग मान लेते हैं y। ये आप लोग ध्यान रखना, एक को हमने x मान लिया, एक को हमने क्या मान लिया, y। मुझे आप लोग ये बता सकते हो कि अगर मैं प्रश्न अनुसार आपके सामने ये एक चीज़ लिख दूं तो उससे मेरे हिसाब से किसी प्रकार की आपको दोहराई होनी ही नहीं चाहिए कि आप लोगों ने ये क्यों लिखा। क्या गुरुजी? तो मैं कहूँगा साहब x प्लस का y बराबर हो जाएगा 25, समीकरण संख्या 1। क्योंकि उसने 25 नोट प्राप्त किए साहब, दोनों मिलाकर 50 रुपये और 100 रुपये के मिलाकर कितने नोट प्राप्त किए, 25 किए। तो ये आपके सामने आ गया x प्लस वाई बराबर 25। ठीक है सर। अब हम लोग बात करेंगे पुनः प्रश्न अनुसार। क्या बात हम लोग करने वाले हैं आपके पुनः प्रश्न अनुसार। और पुनः प्रश्न अनुसार अगर हम लोग बात करें तो किस हिसाब से होगी, ध्यान देना सर। पुनः प्रश्न अनुसार में अगर आप लोगों को ध्यान देना है तो पुनः प्रश्न अनुसार बोला है कि 50 रुपये के नोट प्लस 100 रुपये के नोट मिलाकर उसने कितने रुपये प्राप्त किए, 2000। समझने का प्रयास करना। सपोज 50 रुपये के कुछ नोट दिए, 100 रुपये के कुछ नोट दिए, भाई टोटल उसने पैसे कितने लिए, ये लिए। क्या इसमें से 50 कॉमन आ रहा है कि बिल्कुल 50 कॉमन आ रहा है। तो पीछे बचेगा x प्लस 2y बराबर में कितना बच जाएगा, 2000 बच जाएगा। और x प्लस यहाँ पर 2y बराबर ये हो जाएगा 2000 बटा में कितना हो जाएगा 50। तो ये हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 0 से 0 कैंसिल, और 5 का भाग 200 में कितनी बार चला जाएगा, कितनी बार बोलो बोलो,
40 बार। समीकरण संख्या कितना हो गया 2। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई समस्या आपको आएगी। ये बात समझना जरूरी है कि 50 रुपये के एक्स नोट प्राप्त किए, 100 रुपये के वाई नोट प्राप्त किए, लेकिन टोटल जो पैसे प्राप्त किए वो तो 2000 ही देने हैं उसको। तो ये बात होगी। अब आपको चर एक्स का विलोप करना है, क्योंकि वाई तो सेम नहीं और दोनों सेम चिन्ह के दोनों को घटा दो। तो आप लिखोगे समीकरण एक में से समीकरण दो को क्या करने पर आपको घटाने पर, समीकरण एक में से समीकरण दो को क्या कर दो आप घटा दो। और घटाने का तरीका आपको बताया था मैंने। x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 25 और x प्लस 2y बराबर हो जाएगा आपके पास 40। घटाने का मतलब है चिन्ह चेंज, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, x से x कैंसिल, माइनस के 2y में से y जाएगा तो माइनस का y बचेगा, माइनस के 40 में से 25 जाएगा तो माइनस का 15 बचेगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा साहब, प्लस हो जाएगा। और यहाँ से जो y का मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 15। y का मान कितना आ जाएगा आपके पास 15 आ जाएगा। ये तो आपके पास y का मान है और ये y का मान समीकरण एक में रख दो। तो आप लोग लिखोगे y बराबर 15 समीकरण एक में रखने पर, y बराबर 15 किस में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर। और ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर में कितना 25। तो x प्लस वाई का मान 15 बराबर हो गया 25 और x बराबर 25 माइनस 15, x का मान कितना हो गया 10। ये लो सर, एक तो x का मान आ गया आपके पास, एक y का मान आ गया। इसका मतलब x का मान 10 का मतलब उसने 50 रुपए के कितने नोट प्राप्त किए, 10 रुपए 10 नोट प्राप्त किए। और 100 रुपए के कितने नोट प्राप्त किए 15। और आप सोच लो 100 रुपए के 15 नोट प्राप्त करने का मतलब 1500 रुपए, और 50 रुपए के 10 नोट प्राप्त करने का मतलब 500 रुपए, और 1500 रुपए और 500 रुपए मिलकर कितना हो गया ऐसा 2000 रुपए। टोटल केस उसके पास आ गया 2000। मुझे नहीं लगता मैंने जितनी बातें आपको थर्ड वाले चैप्टर में बताई है आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, गारंटी मेरी। लाइन लिख सकते हो आप लोग, आप लिख सकते हो अतः मीना ने 50 रुपए के 10 नोट तथा 100 रुपए के 15 नोट प्राप्त किए। मैं आप लिख देता हूँ, चलो कोई नहीं, लास्ट लाइन में क्या फर्क पड़ेगा। आप लिखोगे अतः मीना ने बैंक से 50 रुपए के 10 नोट तथा 100 रुपए के 15 नोट प्राप्त किए। 15 नोट प्राप्त किए। ये लो सब। मुझे नहीं लगता किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको आएगी और कोई समस्या आपको नहीं आएगी, गारंटी में। मैंने इतने लाजवाब तरीके से, बेहतरीन तरीके से आपको एक एक चीज़ समझाई है, शानदार तरीके से आपके कंसेप्ट क्लियर किए हैं। मेन मुद्दा है विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और ग्राफ, ये जो विधि है उनके आपको कंसेप्ट आपको आने चाहिए और कोई समस्या आपको आएगी नहीं। और मैंने जैसा वादा किया था आपको वन शॉट के अंदर सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी। ले लो साहब स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, फिर हम लोग आज की क्लास के करते हैं ख़त्म। और वन शॉट हो रहा है आपका पूरा कंप्लीट हो रहा है सर। बोलिए सर। ठीक है, तो उम्मीद है आपको जो वन शॉट मैंने आपके सामने तैयार किया, 2 चर वाले रेखिक समीकरण का बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। आप बढ़िया तरीके से वन शॉट देखें, क्योंकि कल जो लाइव क्लास होनी थी वो हुई नहीं थी। ये आप लोग वन शॉट आज दिन में देख लो। आज शाम को जो क्लास आएगी ना, अभी 6:45 पर हम लोग लाइव आएंगे आपके सामने इसी चैप्टर के MCQ और छोटे छोटे एक एक नंबर के जो क्वेश्चंस बन सकते हैं। जो टेबल हम लोगों ने पढ़ी थी, संगत, असंगत, समांतर, संपाती और प्रतिच्छेदी रेखाएं, अद्वितीय हल, कोई हल नहीं, अनंत हल वाली, उसके हम लोग लाजवाब से क्वेश्चंस हम आपके सामने लेकर हाजिर होऊंगा और बढ़िया तरीके से आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा। आप वो MCQ जो है बढ़िया तरीके से पेन पेपर लेके बढ़िया तरीके से करें, सारे क्वेश्चंस कर लें, ताकि आपके सामने एक नोटबुक तैयार हो जाए और बार बार आप इसका रिवीजन करिए। और वादा है मेरा आप लोगों से 95+ % आपके इनमें से मैथमेटिक्स में जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ उसमें से आ जाएंगे। अब चाहे किसी बोर्ड से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। NCERT अगर आपके लागू है, न्यू वाला जो सिलेबस लागू है, उससे अगर आप पढ़ते हो तो कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं।
क्या मजा आया कि नहीं आया वंश फोर्ड में? बिल्कुल आ जाना चाहिए, ज़्यादा इसमें नहीं है। आप लोग विलोपन, प्रतिस्थापन और ग्राफ विधि समझिए, और ये जो वर्ड जो प्रॉब्लम है, जो शब्दों का जो बातें कर रहा है, उसको थोड़ा सा ढंग से पढ़िए, जिस हिसाब से वो कहता जाता है उस हिसाब से करते जाइए, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और बढ़िया तरीके से रिविजन करते रहिए। आपका भाई आपसे मिलेगा कल, आज शाम को मिलना है एक बार तो लाइव क्लास में, और कल जो आएगा वो आपके चौथे चैप्टर की लैंग्वेज आएगी सुबह 6:30 बजे, जिसके हम लोग चैप्टर नंबर 4 कौन सा, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो शानदार सा चैप्टर है, कोई समस्या आपको आएगी नहीं, ज़्यादा लैंग्वेज भी बड़ी नहीं है, मान के चलिए 40 मिनट के आसपास लैंग्वेज बनेगी, उससे कम ही बनेगी, कोई समस्या है नहीं। और आरबीएसई बोर्ड में आपको पता हो तो उस चैप्टर में से एक सवाल 4 नंबर का डायरेक्ट आएगा, क्योंकि 4 नंबर का चैप्टर है वो, तो बढ़िया तरीके से उसको हम लोग करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे, एमसीक्यू की क्लास लेके आएंगे, क्योंकि थोड़ा दूसरा वो चैप्टर थोड़ा सा रिलेटेड है, क्या पता कोई विविक्तिकर वगैरह मूलों की प्रकृति आपसे पूछ ले। तो बढ़िया तरीके से ये करते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। आपका भाई आपसे मिलेगा कल, आज तो शाम को एक बार मिलना ही है, वैसे भी कल मिलेंगे हम लोग 6:30 बजे 14 चैप्टर का सॉल्यूशंस लेकर। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।